स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेर्सिबल के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पीवीबी के मॉड्यूल बी को क्विकली रिवाइज करेंगे। आप मुझे 1 घंटा का समय दीजिए और आपको मैं पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूंगा पीवीबी के मॉड्यूल बी का। क्विकली रिवाइज कर पाएंगे हर एक पॉइंट को, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप इस चीज़ को, इस टॉपिक, इस वीडियो को देख कर जाएँ और आपके दिमाग में सारा पॉइंट रिवाइज हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 22 की। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस। दोस्तों पर्पस क्या है कि हम प्रोडक्टिव और कंजम्पशन पर्पस के लिए लैंड करें, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं लैंड करें। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जानते होंगे आप। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल। कैरेक्टर इवैल्यूएट करता है बोरोवर के रेपुटेशन को, कैपेसिटी इवैल्यूएट करता है बोरोवर की क्षमता को कि वो लोन रिपे कर पाएगा। दोस्तों फिर देखिए कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल। कैपिटल इंश्योर करता है कि बोरोवर के पास सफिशिएंट कैपिटल है कि वो लोन को कवर कर सके। कोलेटरल इवैल्यूएट करता है लोन की सुटेबिलिटी बहुत सारे आइटम के बेसिस पर। कंडीशन दोस्तों कंसीडर करता है इकोनॉमिक या दूसरे कंडीशन जो कि बोरोवर के बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कैश फ्लो, क्रेडिट वर्दिनेस और सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये सभी प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग है जो मैंने आपको राइट साइड में दिखाया है। मैं दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जितना भी पॉइंट बताऊंगा वो सब के सब टेबुलर फॉर्मेट में होंगे, ताकि आपके दिमाग में टेबल के फॉर्म में वो चीज़ मिले। चलिए अब बात करते हैं कि बोरोवर के कितने टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैटेगरी की बात करें तो एलिजिबल बोरोवर, तो बैंक जो है इंडिविजुअल को लैंड करेगा जो कि साउंड माइंड का हो, माइनर ना हो। नॉन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से। माइनर दोस्तों मनी, जो भी पैसा माइनर को दिया जाएगा उसे रिकवर किया जा सकता है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, दोस्तों पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। मैरिड वुमेन एडवांस ले सकती है किसी बैंक से, लेकिन उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हर हस्बैंड इज नॉट लायबल अनलेस ही जॉइन एज अ को बोरोवर। पारदर्शनी वुमेन, एक्स्ट्रा मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर हर आइडेंटिटी एंड प्रिवेंट अनड्यू एडवांटेज। इलिटरेट पर्सन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, वो थंब इम्प्रेशन के माध्यम से या मार्क के माध्यम से। फिर दोस्तों आप देखिए ये टेबल समराइज़ करेगा कि कंपनीज़ के टाइप क्या होते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, एक कंपनी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक साथ आते हैं ताकि प्रॉफिट के लिए। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी का इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होगा जो कि मेंबर के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, मेंबर से डिस्टिंक्ट होता है। हर एक कंपनी सेपरेट है, अपने शेयर होल्डर से डिस्टिंक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी, दोस्तों शेयर होल्डर का लायबिलिटी जो होता है लिमिटेड होता है, जितने अमाउंट ऑफ शेयर है जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है शेयर के ट्रांसफ़र का। प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी मेंबर जो इसमें 200 ही हो सकते हैं, और प्रोहिबिट करती है इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% शेयर होगा, 1% कंपनी इस पर एक मेंबर होगा। स्मॉल कंपनी इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 250 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। फॉरेन कंपनी जो भारत से बाहर कंपनी है। होल्डिंग कंपनी जो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को, या एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। सब्सिडरी कंपनी दोस्तों कंपनी जो कि कंट्रोल की जाती है होल्डिंग कंपनी के द्वारा। सो फ्रेंड्स बिफोर बिगनिंग दिस लेसन, कंटिन्यू दिस लेसन। दोस्तों यदि आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है अपने जेईबी एग्जामिनेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ MCQs, दोस्तों हमारे पास 2000+ MCQs अवेलेबल हैं, ताकि आप जो है MCQ पढ़ के ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और लास्ट मोमेंट में आप जितना MCQ सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास दोस्तों वीडियोज़ भी हैं हर एक चैप्टर के, MCQs भी हैं, कंसाइज नोट्स भी हैं, और जो ये मैं आपको शॉर्ट रिविजन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टेबलर फॉर्मेट में, ये भी है। तो यदि आप इन सभी को एक्सेस करना चाहते हैं देन काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन I will provide you all the detail regarding PPV, IEFS, AFM and RRBWM। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। 2 से ज़्यादा लोग के जहाँ पे प्रॉफिट शेयर करते हैं। मैनेजिंग पार्टनर कौन होते हैं। फिर दोस्तों इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र में एक्सप्रेस ऑथराइजेशन चाहिए। लीगल मॉर्गेज में कंकरेंस चाहिए सभी पार्टनर का। इंसॉल्वेंसी के केस में दोस्तों बताया जा रहा है दोस्तों कि फर्दर ट्रांजेक्शन मस्ट बी इमीडिएटली स्टॉप। दोस्तों हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। यदि पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो बैंक ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दे रनिंग क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि क्रिस्टलाइज करे। HUF के केस में दोस्तों HUF बेसिकली फैमिली होता है जिसमें सारे पर्सन जो है डिसेंड होते हैं कॉमन एंसेस्टर से। इसको क्रिएट किया जाता है हिंदू फैमिली में, और इसको ट्रीट नहीं कर सकते अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसे सेपरेट एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है असेसमेंट के लिए। इसमें मेल मेंबर होते हैं जो कि डिसेंड करते हैं लीनियरली फ्रॉम द कॉमन मेल एंसेस्टर। दोस्तों मेल मेंबर जो फैमिली के होते हैं उनके पास राइट बाय बर्थ होता है, उसे को पार्टनर कहा जाता है। गवर्निंग लॉ इसमें दयावाग लॉ है बंगाल में, और दोस्तों मितेक्सॉर्न लॉ है अदर पार्ट ऑफ इंडिया में। हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है हिंदू में, बुद्धिस्ट में, जैन, सिख, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज में अप्लाई नहीं होता है। फिर दोस्तों इक्वल राइट की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो है वो इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है मेल ऑन फीमेल ऑफ एन HUF
लीगल पर्सन HUF के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कोई लीगल पर्सन नहीं होते हैं, इनका अपने पास पैन कार्ड इशू होता है जो कि IT अथॉरिटी इशू करती है। सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट को मैनेजर कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। कर्ता जो है बर्थ से आता है, कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर। बोरोइंग, कर्ता बोरो कर सकता है मनी फैमिली के लिए, एंसेस्ट्रल बिजनेस के लिए। कर्ता के पास पावर होता है कि कर्ता हैज़ अ पावर टू सेल जॉइंट फैमिली, कर्ता हैज़ अ पावर टू सेल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फॉर फैमिली बिजनेस। नाउ कोर्ट में अपॉइंट अ कर्ता अंटिल डिसीजन मेड। दोस्तों टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें डायरेक्ट लेंडिंग होता है बैंक फंड टू कस्टमर, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिमांड लोन। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें डायरेक्ट लेंडिंग नहीं होता है, जैसे बैंक गारंटी, एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेल लोन इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड। कमर्शियल लोन लार्ज अमाउंट के लिए होता है और ज़्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए। टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल दोस्तों जितना कितना पैसा चाहिए आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, इसके अंदर कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल, फाइनेंस, ये सब आते हैं। फिर दोस्तों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, किसी कंपनी का टोटल करंट एसेट, इसके अंदर इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश आता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस, इसमें इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, अकाउंट पेबल सब कुछ आता है। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दोस्तों ये लिंक होता है करंट एसेट से, जैसे स्टॉक या रिसीवेबल 1 साल के लिए ग्रांट किया जाएगा और हर एक वैलिडिटी पीरियड पे रिन्यू किया जाएगा। कैश क्रेडिट फैसिलिटी कॉमन मोड ऑफ लेंडिंग होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को प्रीफर किया जाता है जब बैंक फाइनेंस का जो नीड है वो इंटरमिटेंट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है ड्राइंग का अनुबंधित रिक्वायर्ड अमाउंट। बिल फाइनेंस में दोस्तों रिसीवेबल बोरोवर जो है दोस्तों यदि आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया हूँ। अभी मैं हम लोग शॉर्ट रिविजन, क्विक रिविजन कर रहे हैं, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों बिल फाइनेंस में क्या होता है कि जो बोरोवर के रिसीवेबल होते हैं उसे फाइनेंस किया जाता है इंडिविजुअल सेल ट्रांजैक्शन बेसिस पे। दोस्तों इसके मेथड के अंदर बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, ड्राइंग बिल एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्टेंस सभी आते हैं। बिल काउंटिंग क्या होता है, यूजांस बिल जो कि बोरोवर ड्रॉ करते हैं किसी बायर पे, उससे बैंक डिस्काउंट करती है और जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। टर्म लोन को यूज़ किया जाता है फिक्स एसेट के एक्विजिशन के लिए और इसका जो पेमेंट होता है वो 1 से लेकर 10 साल के बीच में होता है, रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट के माध्यम से होता है। डिमांड बिल दोस्तों बैंक परचेज करती है, डिमांड बिल जो कि बोरोवर ड्रॉ करता है किसी बायर पे, जो बिल का अमाउंट होता है उसको पे करती है माइनस बैंक चार्जेस और जो भी इंटरेस्ट है उससे डिडक्ट करती है। एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड अगेंस्ट बिल अंडर कलेक्शन, ड्राइंग पावर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ बिल अंडर कलेक्शन लेस मार्जिन अमाउंट। दोस्तों फिर बताया जा रहा है ड्रॉइंग बिल एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी। ये क्या होता है, बैंक जो है अमाउंट ऑफ बिल पे करती है जो कि बायर ने ड्रॉ किया है, बायर पे ड्रॉ किया गया है किसी सेलर को इमीडिएटली ऑन एक्सेप्टेंस बाय द बायर। एग्जांपल है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसका गवर्निंग लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिल एक्सेप्टेंस का डिस्क्रिप्शन क्या है कि बैंक अपना को एक्सेप्टेंस को ऐड करती है बिल जो कि एक्सेप्ट किया गया बोरोवर के द्वारा, एडिशनल कंफर्ट प्रोवाइड करती है क्रेडिट बेसिस पे। टर्म डिमांड लोन में क्या होता है, लोन ग्रांट किया जाता है ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट कर सके किसी बिजनेस का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म लोन दोस्तों 1 साल के अंदर, मीडियम टर्म लोन 1 से लेकर 5 साल तक। और दोस्तों नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की बात करें, कंटिजेंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडर राइटिंग। दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, UCPDC एक्ट लागू होता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट दोस्तों क्लाइंट को ऑफर किया जाता है ताकि वह करेंसी और इंटरेस्ट रेट को हेज कर सकें। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड सिक्योरिटी। चलिए अब यूनिट नंबर 23 की बात करते हैं। अप्रेजल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल 7C, बोरोवर आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, बोरोवर बिजनेस क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ड्यू डिलिजेंस। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है डिसीजन का, तो क्रेडिट रिस्क रेटिंग, सैंक्शन और रिजेक्ट डिसीजन, बोरोवर बिजनेस कंप्लायंस विथ बैंक पॉलिसी, ब्रीच ऑफ कंसल्टेशन लिमिट। 4 कार्डिनल पैरामीटर है, क्रेडिट वर्दिनेस, पर्पस ऑफ लोन, कैश फ्लो एंड सोर्स ऑफ रिपेमेंट एंड सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। दोस्तों बात करें लोन असेसमेंट और वर्किंग कैपिटल की, तो 7C क्या क्या है अप्रेजल का, क्रेडिट वर्दिनेस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल कंडीशन एंड कैश फ्लो। बिजनेस लोन रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या पर्सनल नीड के लिए। बोरोवर के पास वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। कोलेटरल दोस्तों एक एग्जिट ऑप्शन के रूप में सर्व करता है यदि कि लेंडर डिफॉल्ट करता है तो। दोस्तों लोन का रिपेमेंट का सोर्स की बात करें तो सेल से कैश फ्लो आना, एसेट लिक्विडेशन, जो फंड रेज किया गया है सिक्योरिटी को इशू करके। दोस्तों वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट की बात करें तो लेंडर प्रीफर करता है बिजनेस एक्टिविटी से रिपेमेंट या प्रॉफिट जो जनरेट किया गया है, रदर देन एसेट सेल और बोरोइंग। कैश फ्लो एनालिसिस बहुत यूजफुल है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, इट कंसर्न विद द डिसीजन रिलेटेड टू करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैश का जो टाइमिंग है वो की डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। वर्किंग कैपिटल की कंपोनेंट की बात करें, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड, रिसीवेबल, सन्ड्री थेटर एंड अदर एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, कंसेप्ट यूज होता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ताकि आप पता कर सकें कितना वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है बैंक अपने बोरोवर को देगी। ये बेसिकली डिफरेंस होता है टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में अदर देन बैंक बोरोइंग। क्या क्या फैक्टर दोस्तों इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करता है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए नेचुरल साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन पॉलिसी, सीजनल वेरिएशन। ऑपरेटिंग वर्किंग साइकिल क्या होता है कि जब से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और तब से समय सेल रियलाइजेशन तक जिसमें वर्किंग कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ये होता है हमारा वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल। दोस्तों रॉ मटेरियल स्टोरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वर्किंग प्रोग्रेस का फॉर्मूला होता है एवरेज WIP इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS। फिनिश गुड स्टोरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज फिनिश गुड इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS। दोस्तों इन सभी पे मैंने अपने पेड मेंबर को MCQ प्रोवाइड किए ताकि सफिशिएंट प्रैक्टिस हो सके एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप इन सभी प्रैक्टिस करके जाएं। यदि आप भी इंटरेस्टेड है इस तरह के MCQs के लिए, काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके अलावा दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल का क्या कंपोनेंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल माइनस डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल, अकाउंट पेबल एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट परचेज। इन सभी को मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया अच्छी तरीके से अपने वीडियो लेक्चर में। मेथड की बात करें टर्नओवर मेथड, ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करता है एनुअल टर्नओवर के 20% के बेसिस पे फॉर MSE यूनिट जिसका वर्किंग कैपिटल 25 करोड़ तक का है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्यूट किया जाता है कैसे, तो जो भी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है उसका 25% और बॉरोवर 5% कंट्रीब्यूट करता है मार्जिन के रूप में। दूसरा तरीका है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ये एस्टिमेट करता है होल्डिंग पीरियड को, मेजर करंट एसेट का और करंट लायबिलिटी का। बैंक फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है फुल पेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, केवल वही पार्ट होगा फिनिश गुड्स का नेट ऑफ एडवांस पेमेंट विल रिक्वायर बैंक क्रेडिट। असेसमेंट प्रोसेस, इसमें डिटेल अप्रेजल होता है पास्ट और फ्यूचर वैलिडिटी ऑफ द फर्म, प्लानिंग, ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों बैंक प्रैक्टिस की बात करें, बैंक बहुत सारी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैसा होता है, तो इसमें दोस्तों क्रेडिटर जो है नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट स्टॉक, बॉरोवर सबमिट करते हैं एज वाइज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। केवल डेटर जो आपकी आउटस्टैंडिंग है 180 डेज से कंसिडर किया जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर को नेट किया जाएगा फ्रॉम एलिजिबल डेटर से। क्रेडिट डिलीवरी रिकमेंडेशन, तो वर्किंग ग्रुप जो कि लेट किया गया था श्री पी टंडन के द्वारा, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक्सेसिव करंट एसेट स्टॉक को डिस्करेज किया और अर्ज किया कि लीन इन्वेंट्री एंड रिसेबल लेवल। दोस्तों MPBF यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कंसेप्ट होता है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए। बहुत तरह की फंडिंग, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ फंडिंग करंट एसेट डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड। मेथड 1 क्या कहता है कि बैंक फाइनेंस करेगी गैप का 75% और बैलेंस जो है लॉन्ग टर्म फंड से। मेथड 2 कहता है कि बॉरोवर प्रोवाइड करेगा मिनिमम करंट एसेट का 25% लॉन्ग टर्म फंड से। और MPBF मेथड 3 एक्सेप्टेड नहीं किया गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक्सेस बोरोइंग को सेग्रीगेट किया जाएगा, बोरो रिपे करेगा। दोस्तों फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 1 आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एग्जिस्टिंग क्रेडिट और टर्म लोन फैसिलिटी के। फॉर्म 2 दोस्तों प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताता है। फॉर्म 3 एनालिटिकल और कंपैरेटिव रेशियो के बारे में बताता है ताकि बॉरोवर के फाइनेंशियल हेल्थ को देख सकें। फॉर्म 4 दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। फॉर्म 5 के द्वारा आप MPBF को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्म 6 शो करता है कि कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड को यूटिलाइज कर रहा है बॉरोवर। उसके बाद दोस्तों कैश बजट मेथड एक मेथड होता है जिसके द्वारा वर्किंग कैपिटल को नीड को एसेस कर सकते हैं किसी बॉरोवर का, जिसको फंड बेस्ड लिमिट चाहिए 10 करोड़ तक का। फॉर्म 6 दोस्तों स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है कि कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड को यूटिलाइज कर रहा है बॉरोवर। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म सोर्स की एडिक्वेसी, ये एग्जामिन करता है कि क्या लॉन्ग टर्म फंड सफिशिएंट है लॉन्ग टर्म यूज़ को कवर करने के लिए और एक सरप्लस को लीव करने के लिए वर्किंग कैपिटल मार्जिन के लिए। शॉर्ट टर्म फंड डाइवर्जन, यदि लॉन्ग टर्म फंड जो है लॉन्ग टर्म यूज़ से कम होगा तो इसको इन्फर किया जा सकता है कि शॉर्ट टर्म फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है फॉर द पर्पस अदर देन वर्किंग कैपिटल नीड। इन्वेंट्री यदि बढ़ेगा तो मान लीजिए कि इन्वेंट्री डिसप्रोपोर्शनेट बढ़ गया एज कम्पेयर टू द परसेंटेज ऑफ राइज इन द सेल, इसको कंसिडर किया जाएगा। फॉर्म नंबर 7 होता है दोस्तों तब लिया जाता है जब टर्म लोन रिक्वेस्ट होता है बॉरोवर से। फिर दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है कि कैश बजट का कैटेगरी, तो दोस्तों प्रोजेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। एक होता है दोस्तों बिजनेस ऑपरेशन, नॉन बिजनेस ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल अकाउंट एंड सन्ड्री आइटम। दोस्तों रिलेवेंट कैश बजट स्टेटमेंट की बात करें, इसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। दोस्तों कैश बजट का पीरियड कितना होगा, कैश बजट को अगले 12 महीना पीरियड के लिए ड्रॉ किया जाएगा या स्मॉलर पीरियड के लिए कर सकते हैं 6 महीने या 3 महीने के लिए। क्वार्टरली बेसिस को प्रीफर किया जाता है प्रिसाइज असेसमेंट के लिए। कैश बजट का जो स्टेटमेंट प्रोजेक्शन होता है वो क्वार्टर के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस जो पहला महीना का होता है उसको एडजस्ट किया जाता है अगेंस्ट द कैश सरप्लस और डिफिसिट ड्यूरिंग द मंथ, ताकि आप पता कर सकें कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा मंथ के एंड में। दोस्तों जो भी कैश सरप्लस जनरेट किया गया मंथ के दौरान उस कारण से हायर क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। यदि कैश डेफिसिट आएगा तो लोअर क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। दोस्तों यदि किसी इंटरप्राइज का नेट पोजीशन है बोरोड फंड पे तो कैश सरप्लस जो कि मंथ में जनरेट हुआ वो रिड्यूस कर देगा बोरोड फंड के लेवल को। कैश बजट एसेंशियल होता है कि वर्किंग कैपिटल को आप एसेस कर सकें। दोस्तों पीक कैश डेफिसिट अमाउंट, जो भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा वो एसेटन किया जाएगा प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट जो कि बॉरोवर सबमिट करते हैं। दोस्तों जो हमारा बॉरोवर का कंट्रीब्यूशन होता है इसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो कम से कम पीक डेफिसिट का 25% होना चाहिए।
तो फिर दोस्तों और क्या बताया जा रहा है, कैश बजट सिस्टम का पर्पज़ ये है कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग एज एन अल्टरनेटिव टू द सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट एलोकेशन, रिपेमेंट फ्रॉम कैश फ्लो, लोअर क्रेडिट रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू टर्म लोन। जो हमारा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होता है बैंक गारंटी और एलसी, ये गारंटी और कंडीशनल पेमेंट प्रोवाइड करती है। दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट रिस्क जो है लोअर होता है एज कम्पेयर टू टर्म लोन। टर्म लोन दोस्तों कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। यहाँ पे फ्यूचर रनिंग से रिपेमेंट होता है। यहाँ पे रिस्क हायर होता है एज कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल एसेट को पता करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैपिटल मार्जिन, टेक्निकल कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन। फंडिंग सोर्स, बैंक जो है फाइनेंस कर सकती है प्रोजेक्ट कॉस्ट को, कुछ एक्सपेंस को इंटरप्रेन्योर के अपने सोर्स से मीट कर सकती है। बैंक एसेस करती है डेब्ट इक्विटी स्ट्रक्चर को। दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो वेरिफिकेशन होता है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल एंगल से किया जाता है। बैंक जो है हर एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के आइटम को फाइनेंस नहीं करती है। जो कॉस्ट का पार्ट होता है वो बोरोवर के अपने फंड से होता है, मार्जिन कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों भी बताया जा रहा है कि जो लैंड और साइट डेवलपमेंट का कॉस्ट है वो वेरी करता है लोकेशन और टोपोग्राफी पे। बिल्डिंग का कॉस्ट वेरी करता है टाइप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्लांट पे। प्लांट और मशीनरी का जो कॉस्ट होता है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट के कॉस्ट का। इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे एफओवी वैल्यू, शिपिंग वैल्यू, फ्राइट एंड इंश्योरेंस चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लीनिंग। दोस्तों मिसलेनियस फिक्स रेट की बात करें तो मशीनरी आते हैं। कंटीजेंसी दोस्तों एक्सपेंस होता है इन कनेक्शन विद द कॉस्ट एस्केलेशन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजन। मार्जिन वैल्यू फॉर वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है दोस्तों, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टिपुलेट करती है। अब जरा बात करें सोर्स ऑफ फाइनेंस की, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल। टर्म लोन दोस्तों बैंक प्रोवाइड करती है जिसको अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डिवेंचर कैपिटल दोस्तों डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नॉन कन्वर्टेबल होता है। डेफर्ड क्रेडिट दोस्तों क्रेडिट जो कि सप्लायर ऑफ द प्लांट या मशीनरी ऑफर करते हैं। इंसेंटिव सोर्स, मिसलेनियस सोर्स, डेब्ट इक्विटी नॉर्म। दोस्तों क्या बताया जा रहा है डिसीजन मेकिंग के बारे में। डीएससीआर दोस्तों बताता है कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बताता है कि एडुकेसी ऑफ द एस्टिमेटेड कैश सरप्लस, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो के फॉर्म में। प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट, उसके बाद लोन असेसमेंट। डीएससीआर एस्टिमेट जो किया जाता है हर एक साल के लिए, ताकि आप एसेस कर सकें डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी किसी टर्म लोन का। एवरेज डीएससीआर 1.50 कंसीडर किया जाएगा। हायर डीएससीआर डिजायरेबल है, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपके पास सरप्लस फंड हो अपने पेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि बेस रेट सिस्टम 2010 में आया, एमसीएलआर 2015 में आया, प्राइम पीएलआर को पहले यूज़ किया जाता था। इनिशियल बेंचमार्क सभी रुपये लोन के लिए है एमसीएलआर। दोस्तों बेस रेट जो है इसके अंदर कॉमन एलिमेंट को लैंडिंग रेट का यूज़ किया जाता था, लेकिन एमसीएलआर बेस्ड था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पे। देखिए बेस रेट में क्या था कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्वार्टरली, और दोस्तों एमसीएलआर जो है इंटरनल रिव्यू होता है बैंक के द्वारा। जिससे इसमें एक्सेसमेंट क्या था दोस्तों कि डीआरआई एडवांस, लोन टू एम्प्लॉय एंड डिपॉजिटर, लोन विद इंटरेस्ट रेट सबवेंशन, लोन विद रिफाइनेंस, तो इन सभी दोस्तों एग्जाम्पशन थे हमारे बेस रेट सिस्टम में। दोस्तों क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और टेनर प्रीमियम हमारा इसमें बेस रेट सिस्टम में स्प्रेड था। दोस्तों उसके बाद और क्या बताया जा रहा है, फ्लोटिंग रेट लोन, और जितने भी फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं एक्सेप्ट इंक्लूडिंग वंस प्राइस विद बेंचमार्क। फिर दोस्तों फिक्स रेट लोन हमारा बेस रेट सिस्टम में इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स रेट लोन में बिलो 3 ईयर शैल नॉट बी लेस दैन द बेंचमार्क रेट फॉर द सिमिलर टेनर। और एमसीएलआर में दोस्तों वो एप्लीकेबल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इंटरेस्ट चार्जिंग, इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा हर एक एडवांस पे मंथली रेट पे। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा रुपये एडवांस पे उसे राउंड ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट रुपीज़ में। चलिए अब जरा बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बोरोवल अकाउंट, यानी बोरोवल अकाउंट का जो ट्रांसफर होगा एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो म्यूचुअली एग्रीड टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा। पिनल इंटरेस्ट ऑन एडवांस, बैंक फॉर्मुलेट करेगी कि बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी कैसे पिनल इंटरेस्ट को चार्ज किया जाए। एमसीएलआर का दोस्तों एक टेनर लिंक बेंचमार्क जो कि बैंक यूज़ करती है ताकि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सके लोन का। एमसीएलआर के अंदर दोस्तों बैंक जो है बैंक को एटलीस्ट 5 एमसीएलआर पब्लिश करना है, और प्रत्येक एमसीएलआर को हर एक मंथ रिव्यू किया जाएगा प्री अनाउंस डेट पे। फिर दोस्तों लोन जो है एमसीएलआर से एग्जम्प्टेड है, उसके अंदर सबसे पहला आता है जो कि वैसा लोन जो जैसे WCTL हो गया, WCTL यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, सो WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। उसके बाद FIT यानी फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। उसके बाद लोन ग्रांटेड अंडर वेरियस रिफाइनेंस स्कीम, ये सभी एग्जम्प्टेड है जो कि प्रोविजन रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से बेस्ड ऑन इंटरनल एंड नेशनल बेंचमार्क। कौन कौन से लोन एलिजिबल है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट पे, जैसे मान लीजिए कि बैंक डिपॉजिटर को एडवांस दिया जा रहा है अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट, बैंक के ऑन एम्प्लॉय को एडवांस दिया जा रहा है, ये सभी लोन एलिजिबल है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट पे। उसके अलावा दोस्तों देखिए एडवांस जो ग्रांट किया जा रहा है CEO को, होल टाइम डायरेक्टर को, जो फिक्स रेट लोन ऑफ टेनर है एबव 3 ईयर, इन सभी को दोस्तों एलिजिबल होते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से। एग्जिस्टिंग लोन एंड क्रेडिट लिमिट, तो एग्जिस्टिंग लोन और क्रेडिट लिमिट जो कि MCLR या बेस रेट से लिंक होगा वो कंटिन्यू होगा जब तक रिपेमेंट या रिन्यूअल नहीं हो जाए। दोस्तों बात करें क्रेडिट एक्सपोजर की कैटेगरी की, तो सिंगल या ग्रुप और के लिए 20 से 25% होता है। ये सिंगल NBFC के लिए एलिजिबल कैपिटल बेस का 20% होता है। सिंगल NBFC के लिए जो कि इंगेज है लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड में, उसमें दोस्तों रेगुलेटरी एक्सपोजर जो होता है 50% तक होता है। और जो हमारा इंडस्ट्री और सर्टेन सेक्टर है उनको जो क्रेडिट एक्सपोजर होता है दोस्तों वो नहीं दिखा गया है। तो ये याद रखिएगा 20-25% किस केस में है, सिंगल के लिए 20%, ग्रुप बोरोवर के लिए 25%, NBFC के लिए 20%। चलिए उसके बाद दोस्तों बैंक एक्सपोजर की बात करें, यहाँ पे इनके Tier 1 कैपिटल का
20% तक है। इंटरनल लिमिट को एग्रीगेट कमिटमेंट ऑन द स्पेसिफाइड सेक्टर, लीजिंग, हायर परचेजिंग, फैक्टरिंग सर्विस, तो यहाँ पे बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। एक्सपोजर थ्रू प्रत्येक एक्टिविटी का जो एक्सपोजर है टोटल एडवांस का 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक्सपोजर लिमिट। फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी जॉइंट वेंचर या सब्सिडी को दिया जाता है उसमें दोस्तों बैंक का जो अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड है उसका 20% तक अलाउड है। कंडीशन अप्लाई। क्रेडिट ऑडिट एग्जामिन करता है कॉम्प्लायंस विद सेक्शन एंड पोस्ट सेक्शन एक्टिविटीज़। क्रेडिट मॉनिटरिंग दोस्तों ये सुपरविजन प्रोसेस होता है, ये ट्रैक करता है बोरोवर के कंपनी के परफॉर्मेंस को लोन पीरियड के माध्यम से। मॉनिटरिंग दोस्तों मॉनिटरिंग प्रोसेस असाइन किया जाता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोन टर्म्स एंड कंडीशन को कन्वे करना, लोन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना और चार्ज क्रिएट करना किसी एसेट को जो कि सिक्योरिटी के फॉर्म में ऑफर किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एनपीए को मिनिमाइज़ करें या एलिमिनेट करें और इंश्योर करें एसेट की क्वालिटी को। फिर दोस्तों क्रेडिट मॉनिटरिंग जो है बैंक फाइनेंशियल कोवेनेंट जैसे करंट रेशियो, डेब्ट लेवल, डेटा टर्नओवर को यूज़ करती है लोन को मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटरिंग टूल जिसके अंदर दोस्तों एग्जाम्पशन रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, विजिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों कैसे आप स्क्रूटनी करेंगे किसी स्टेटमेंट को, बहुत सारे स्टेटमेंट को, तो इसे स्क्रूटनाइज किया जाता है क्वार्टरली और हाफ ईयरली स्टेटमेंट, ताकि ऑपरेटिंग रिजल्ट को चेक कर सकें, फंड के मूवमेंट को चेक कर सकें। आप सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सभी को चेक कीजिए और कंपेयर कीजिए बजट के साथ और प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ। दोस्तों CRILC क्या होता है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो CRILC को क्रिएट किया गया 2013 में, ताकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो बैंक को कि कैसे लेवरेज को बिल्ड किया जा रहा है, कैसे कॉमन एक्सपोजर को बिल्ड किया जा रहा है। RBI का गाइडलाइन है कि अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो जो क्लोज मॉनिटरिंग होता है लोन अकाउंट का जिसमें हाई या डिटोरेटिंग क्रेडिट रिस्क है, ये जरूरी है ताकि आप कंट्रोल कर सकें ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर को। CRILC रिपोर्ट के अंदर 2 पार्ट होता है, CRILC मेन और CRILC स्मॉल और JLF फॉर्मेशन। QIS 3 रिव्यू का एम होता है कि आप बोरोवर के फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करें, सेल्स परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट इफिशिएंसी को और कंप्लायंस टू कोवेनेंट। क्रेडिट अप्रेजल एक्सरसाइज इंपैक्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन क्रेडिट रिस्क रेटिंग। फिर दोस्तों CRILC रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट होता है सभी बोरोवर का। RFA दोस्तों रेड फ्लैग अकाउंट होता है, इसको क्लासीफाई किया जाता है वैसे अकाउंट का जिसमें 500 मिलियन से भी ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। EWS दोस्तों अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है, वो इंडिकेट करता है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की सस्पिशन को किसी RFA में। सर से दोस्तों सरकार ने लाइसेंस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसको लाइसेंस है कि वो ऑपरेट करे, मेंटेन करेगी और ऑपरेट करेगी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम को। प्राइमरी सिक्योरिटी एसेट की सिक्योरिटी होती है जो कि बैंक फाइनेंस एक्वायर करती है, फॉर विच क्रेडिट इज प्रोवाइडेड। कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी जो दिया जाता है। पर्सनल सिक्योरिटी थर्ड पार्टी का गारंटी होता है। फिक्स चार्ज दोस्तों किसी स्पेसिफिक चार्ज पे, स्पेसिफिक एसेट पे जो चार्ज होता है बैंक के फेवर में। फ्लोटिंग चार्ज दोस्तों इक्विटेबल चार्ज होता है किसी प्रेजेंट और फ्यूचर एसेट पे। मार्जिन दोस्तों कुछ मार्जिन डिडक्ट करना पड़ता है चार्ज एसेट के वैल्यू से डिपेंडिंग ऑन रिस्क परसेप्शन। क्रेडिट मैनेजमेंट दोस्तों क्रूशियल होता है टाइट लिक्विडिटी पोजीशन के समय। रिफाइनेंस नॉर्म दोस्तों बैंक के लिए नॉर्म्स होता है ताकि आप रिफाइनेंस अवेल कर सकें बहुत सारी एजेंसीज से। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड कंट्रोल रिस्क विद इन ए सर्टेन लेवल। RBI एक्सपोजर लिमिट हमने पहले बताया। फिर रेशियो एनालिसिस के द्वारा आप इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी यूनिट के ग्रोथ को। प्रमोटर स्टेक। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द लोन प्रोसेस स्टेप। पहला होता है लोन एप्लीकेशन, यानी जो बोरोवर है वो लोन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। दैन कम्स लोन असेसमेंट, जो कि आपका सिविल हुआ, RBI हुआ, इन सभी को कंसीडर किया जाता है असेसमेंट प्रोसेस के दौरान। लोन सैंक्शन, यानी बैंक के पास अपना स्कीम होता है कि कैसे सैंक्शनिंग पावर को डेलीगेट करें। लोन प्रोसेसिंग, सैंक्शनिंग को कैरी आउट किया जाता है स्पेशल टीम के द्वारा। जो ऑपरेटिंग मैनुअल होता है वो प्रोसीड्यूर को स्पेसिफाई करेगा कि कौन लोन को अप्रेज करेगा, कौन लोन को सैंक्शन करेगा। लोन का डिसबर्समेंट, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है लोन सैंक्शन का वो कम्युनिकेट किया जाता है एप्लीकेंट को सैंक्शन लेटर के माध्यम से और उसका कंसेंट लिया जाता है। लोन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है बैंक के द्वारा, वो ऑब्टेन होता है। दोस्तों मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की बात करें तो प्रति बैंक का अपना सिस्टम होता है, प्रोसीड्यूर होता है, कैसे मॉनिटर करेंगे और सुपरवाइज करेंगे लोन को। इफेक्टिव मॉनिटरिंग जो है एंड यूज ऑफ फंड का बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो लोन को डिसबर्स किया जाता है 1 या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में। अकाउंटिंग एंट्री पास किया जाता है कस्टमर के लोन अकाउंट को डेबिट करके जब भी डिसबर्समेंट होता है। क्रेडिट एंट्री पास होता है सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग स्टाफ के अकॉर्डिंग टू द डबल इंटरेस्ट सिस्टम। क्रेडिट एंट्री जो है कैश अकाउंट, कस्टमर करंट अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट, ड्राफ्ट ऑफ पे अकाउंट, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। टर्म लोन को डिसबर्स किया जाएगा सप्लायर या गुड्स सप्लायर के डायरेक्टली अकाउंट में। टर्म लोन जो कि रिफाइनेंस के लिए ग्रांट किया जाएगा फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसे आप या तो CCOD में भी डिसबर्स कर सकते हैं। होम लोन के केस में दोस्तों अमाउंट डायरेक्टली पे किया जाता है सेलर को उस होम लोन को अकाउंट को डेबिट करके। जो लोन रिपेमेंट होगा वो या तो कैश के माध्यम से होगा या चेक के माध्यम से होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जैसे NEFT, RTGS, IMPS इन सभी को भी यूज़ कर सकते हैं लोन रिपेमेंट के लिए। सैम्पल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सैम्पल बताया जा रहा है ऑपरेटिंग गाइडलाइन का। ये गाइडलाइन जो है शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, SOP नहीं माना जाए। फिर दोस्तों स्टेटमेंट है मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़, मतलब कि दोस्तों बहुत तरह के एसेट रिक्वायर करते हैं अलग अलग सिक्योरिटी किसी लोन के लिए। जैसे एक हाउस को मॉर्गेज कर सकते हैं लेकिन कार को हाइपोथिकेट कर सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों जब भी कोई फिक्स चार्ज क्रिएट होता है तो एसेट को सिक्योरिटी के रूप में प्लेस किया जाएगा। जितने भी फ्लोटिंग चार्ज होते हैं वो सभी प्रेजेंट और फ्यूचर एसेट पे क्रिएट किए जाते हैं, और जब कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज हो जाता है। दोस्तों बैंक जो है किसी इंटायर एसेट के वैल्यू को लैंड नहीं करेगी, वो किसी एसेट वैल्यू के परसेंटेज को लैंड करेगी, डिपेंड ऑन द कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। आरबीआई ने लिमिट सेट किया है कि कितना पैसा बैंक लैंड कर सकती है किसी इंडिविजुअल बॉरोवर को या ग्रुप ऑफ बॉरोवर को, ताकि एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क को अवॉइड करें। दोस्तों जो हैंडलिंग लोन का प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लोन एप्लीकेशन को रिकॉर्ड किया जाता है एक रजिस्टर में और उसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है विथ एप्लीकेशन। लोन प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जाएगा बहुत सारे पैरामीटर्स पे। रेशियो एनालिसिस को यूज किया जाता है किसी बॉरोवर के ग्रोथ और फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए। फाइनेंशियल सॉर्डेंट को एसेस किया जाता है ताकि इंश्योर कर सके कि यूनिट का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन हो। तो देखिए लोन एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। लोन अप्रेजल में बैंक एसेस करती है कि किसी क्रेडिट वर्जिनेस को रिस्क को इवैल्यूएट करती है। सैंक्शन में दोस्तों लोन प्रपोजल सैंक्शन किया जाता है कमिटी के द्वारा अलग अलग लेवल पे, और फाइनली डिसबर्स किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, इसमें इंस्पेक्शन होता है दोस्तों, रेगुलर इंस्पेक्शन होता है बोरोवर बिजनेस एसेट बुक का, ताकि इंश्योर कर सकें कि लोन को सैंक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। अकाउंटिंग आस्पेक्ट में दोस्तों डिसबर्समेंट आता है, लोन को डिसबर्स किया जाता है मल्टीपल या एक या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में। दोस्तों बात करें टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ की, तो एडवांस अगेंस्ट गुड्स, एडवांस अगेंस्ट गुड्स को ऑफर किया जाता है हाइपोथिकेशन या प्लेस के माध्यम से। डिपेंड करता है कि गुड्स का नेचर क्या है और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इन्वॉल्व है। मार्जिन दोस्तों 25 से 30% तक का होता है। जो वैल्यूएशन होता है दोस्तों, एडवांस का जो मार्जिन का वैल्यूएशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो किया जाता है दोस्तों, वो जो मार्जिन एडवांस किया जाता है उसको कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस के बेसिस में जो भी लोअर हो। नॉन मैन्युफैक्चर के लिए वैल्यूएशन जो इनवॉइस वैल्यू पे बेसिस पे होता है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन इनवॉइस वैल्यू या मार्केट प्राइस जो भी लोअर हो। और मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे, जबकि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ सेल पे। टर्न ओवर ऑफ द गुड्स एक रिलायबल पॉइंटर होता है कि मार्केटेबिलिटी को आप जज कर सकें। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के केस में ऐसा एडवांस को ऑलमोस्ट कंप्लीट लिक्विडेट किया जाता है एंड ऑफ सेशन में। दोस्तों गोडाउन बोर्ड होता है, गोडाउन बोर्ड इंडिकेट करेगा कि गुड्स प्लेज हाइपोथिकेशन है किसी बैंक का, वो मेन एंट्रेंस पे फिक्स रहेगा। गुड्स जो प्लेस किया जाएगा, हाइपोथिकेट किया जाएगा, बैंक को फुल्ली कवर्ड रहेगा अगेंस्ट फायर, बंजरी या दूसरे रिस्क के जाएगा। गोडाउन म्यूनिसिपल या पंचायत के अंदर सिचुएटेड होगा। दोस्तों हाइपोथिकेटेड स्टॉक की बात करें तो बॉरोवर अपने रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, उनके द्वारा साइन किया हुआ, उनके ऑथराइजेशन साइन किया हुआ स्टॉक स्टेटमेंट को दोस्तों क्या क्या चेक करना है ऑफिसर को वो देखिए। एक्यूरेसी वेरीफाई करना है, ऑथराइजेशन वेरीफाई करना है, इंश्योर करना है कि एबनॉर्मलिटी हाई रिसिप्ट तो नहीं है या लो डिलीवरी तो नहीं है, गुड्स की वैल्यूएशन को देखना है। दोस्तों बॉरोवर टाइटल गुड क्या होता है, इसमें आपको करेक्टनेस देखना है स्टॉक का, गोडाउन की सुटेबिलिटी का, डिस्प्ले ऑफ साइन बोर्ड एंड बैंक लॉक्स, इंस्पेक्ट करना है एडवांस कंडीशन को, इंश्योरेंस टर्म्स को, एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, तो कमेंट करना है मूवमेंट पे, एज पे, पैकेजिंग पे, स्टोरेज पे। दोस्तों वेरीफाई करना है एक्सेसिबिलिटी एंड कस्टडी ऑफ की, रेगुलरली चेक करना है रेंट पेमेंट को, गोडाउन एज यूजर सिक्योरिटी। दोस्तों पर्सनल लोन की बात करें, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए होती हैं, कोई कलेक्टर की ज़रूरत नहीं है। EMI के बेसिस पे होता है, रिपेमेंट 5 साल तक, इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करती है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। लोन अमाउंट जो है इनकम, सैलरी, क्रेडिट स्कोर, रिपेमेंट कैपेसिटी बेस होता है। होम लोन दोस्तों इंडिविजुअल फर्म या कंपनी की एलिजिबल होती है। सिक्योरिटी दोस्तों मॉर्गेज होता है प्रॉपर्टी का जो परचेज किया जा रहा है। रिपेमेंट EMI जो EMI के बेसिस पे होता है 30 साल तक। दोस्तों इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करती है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। लोन अमाउंट जो है प्रॉपर्टी के वैल्यू के बेसिस पे होता है, रिपेमेंट कैपेसिटी बेसिस पे होता है। एजुकेशन लोन दोस्तों स्टूडेंट और पेरेंट और गार्जियन के लिए होता है। इसमें दोस्तों सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन होता है कंप्यूटर परचेज विथ लोन। रिपेमेंट दोस्तों EMI के बेसिस पे होता है 15 साल का कोर्स कंप्लीशन के बाद। और दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है ये बेस रेट या MCLR के वजह से डिसाइड किया जाता है। रिपेमेंट हॉलीडे मोरेटोरियम ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग कोर्स पीरियड, ये दूसरा डिटेल है। व्हीकल लोन दोस्तों इंडिविजुअल फर्म या कंपनी के लिए होता है। यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी की बात करें तो हाइपोथिकेशन होता है बैंक के पास। EMI के बेसिस पे रिपेमेंट होगा, 84 मंथ तक का होता है। फिर दोस्तों यदि बात करें इंटरेस्ट रेट का, बैंक डिसाइड करती है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। और लोन टू वैल्यू रेशियो वेरी करता है रोड प्राइस पे, व्हीकल के रोड प्राइस पे। अब आइए दोस्तों यूनिट नंबर 25 को क्विकली डिवाइस करते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 25 में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिक्योरिटी का टाइप, तो इमूवेबल एसेट में लैंड या बिल्डिंग आएगा। एडवांटेज क्या है कि वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता है, इसे बेचा जा सकता है सरफेसी एक्ट के प्रोविजन में, स्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि वैल्यूएशन डिफिकल्ट होता है, प्रॉपर टाइटल अलॉटमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्रीकल्चर लैंड के पास बहुत कम वैल्यू होता है सिक्योरिटी। दोस्तों लैक ऑफ रेडी मार्केट का लैक होना। मूवेबल एसेट में गुड्स, व्हीकल, फर्नीचर, गुड्स, ऑर्नामेंट आता है, इसको आसानी से बेचा जा सकता है ताकि मनी को रिकवर कर सके डिफॉल्ट होने के केस में। और दोस्तों वैल्यू होता है, वैल्यू जनरली स्टेबल होता है और एसेटेनेबल होता है। फिर दोस्तों इसके बाद वाइडर फ्लाइट। डिसएडवांटेज क्या है कि फ्लाइट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, डैमेज का रिस्क है, डेप्रिसिएशन का रिस्क है। दोस्तों फिर फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो जनरली ट्रांसफरेबल होता है और इजीली ट्रांसफरेबल होता है, इनकम्बरेंस या लायबिलिटी से सब्जेक्टेड होता है।
फिर दोस्तों यदि हम बात करें इंटेंजिबल एसेट की, तो ये आपको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड यू एडिशनल सिक्योरिटी। इसे यूज़ किया जाता है दूसरे एसेट की कॉम्बिनेशन में। वैल्यू बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना, ये सभी दोस्तों डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात करें, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में सेल डीड्स, गिफ्ट डीड, पार्टविल, पार्टीशन डीड। पेरेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, इसमें पेरेंट डॉक्यूमेंट 30 साल का लिया जाएगा। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी 13 साल तक कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है। फिर दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होता है, टैक्स रिसिप्ट जो एविडेंस होता है प्रॉपर्टी के पोजीशन का। कोर्ट का परमिशन कि प्रॉपर्टी जो है किसी माइनर के तो बिलोंग नहीं कर रहा है। सर्च रिपोर्ट, यानी आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट यदि प्रॉपर्टी किसी कंपनी से बिलोंग कर रहा है। लॉयर रिपोर्ट, ये पैनल एडवोकेट से ऑप्टेन कीजिए ताकि इंश्योर कीजिए क्लियर, गुड एंड मार्केटेबल टाइटल। वैल्यूएशन मेथड, तो रिकॉग्नाइज वैल्यूअर, लोकल रियल एस्टेट एजेंट, वैल्यूएशन जो कि लोकल अथॉरिटी पब्लिश करेगी, लेटेस्ट सेल ट्रांजेक्शन। तो फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, नेचर ऑफ ऑनरशिप। एडवांटेज क्या है दोस्तों, गुड्स के पास देखिए फ्री होल्ड लीज का, यदि नेचर ऑफ ऑनरशिप आपका फ्री होल्ड लीज होल्ड है तो उसका एडवांटेज क्या है कि रेडी मार्केट होता है, टेंजिबल सिक्योरिटी होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, और दोस्तों कॉस्टली चार्ज क्रिएशन कम होता है, और गुड टाइटल एक्विजिशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि गुड्स जो है पेरिस होने का चांस रहता है, फ्रॉड डिसऑनेस्टी का चांस रिस्क रहता है, वाइड फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों, और दोस्तों रियल वैल्यू को एसेटमेंट करना डिफिकल्ट होता है। फिर दोस्तों क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए गुड्स सेकंड एडवांस सेकंड गुड्स में। मान लीजिए कि प्लेज या हाइपोथिकेशन है, तो प्लेज या हाइपोथिकेशन में दोस्तों जो पोजीशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि चार्ज प्लेज है कि हाइपोथिकेशन है। तो टाइटल इन गुड्स जो है बैंक को ट्रांसफर नहीं किया जाता, गुड्स जो है वो नॉन पेरिसेबल होगा, रेडिली सेलेबल होगा, ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, उसके पास इजीली एसेटेनेबल प्राइस होगा, इसको इजीली से हैंडल कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। दोस्तों पॉलिसी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फोर्स में होगा, प्रीमियम अप टू डेट होगा, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप की बात करें तो कुछ पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं होता है सिक्योरिटी के फॉर्म में, क्योंकि कुछ कंडीशन अटैच होते हैं। दोस्तों जब भी एडवांस को रिपे किया जाएगा, पॉलिसी को रीअसाइन करना है, पॉलिसी होल्डर के फेवर में कोलेटरल सिक्योरिटी जो रिसाइन किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे केवीपी, एनएससी, जो कि बैंक के लिए एक्सेप्टेबल होता है। शेयर की बात करें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक एक्सेप्ट करती है लिस्टेड इक्विटी शेयर को सिक्योरिटी के फॉर्म में, और कंसीडर करती है लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर को, लेकिन जो अनलिस्टेड शेयर है उसको सिक्योरिटी को रखा जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। एडवांस जो शेयर के दिया जाएगा प्रोडक्टिव पर्पस के दिया जाएगा, स्पेकुलेटिव पर्पस नहीं दिया जाएगा। यदि हम प्लेस की बात करें तो यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट ऑफ शेयर को रखा जाएगा, अपडेट करना पड़ेगा कितना अमाउंट को लैंड किया जा रहा है एक पार्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट। बैंक स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेगी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जब एडवांस ग्रांट करे शेयर के अगेंस्ट, अंडर राइटिंग इशू ऑफ शेयर। फिर दोस्तों मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर डीपी ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होता है बैंक फाइनेंस के लिए, तो किसी स्टॉक ब्रोकर को टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट के माध्यम से। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, ये ग्रांट होता है किसी इंडिविजुअल को कंटीजेंसी के लिए, पर्सनल नीड के लिए। 10 लाख पर इंडिविजुअल का लिमिट होता है यदि सिक्योरिटी को फिजिकली हेल्ड किया जाए, और 20 लाख रुपीज़ पर इंडिविजुअल का लिमिट होता है यदि डीमैट फॉर्म में हेल्ड किया जाए। बैंक फॉर्मुलेट करेगी एक लोन पॉलिसी एडवांस को ग्रांट करने के लिए किसी इंडिविजुअल को अगेंस्ट शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड, कीपिंग इन व्यू आरबीआई गाइडलाइन। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम मार्जिन 50% का होगा मार्केट वैल्यू का इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर का, जिसको फिजिकली हेल्ड किया जा रहा है। और डीमैटेरियलाइज शेयर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% का होगा। बैंक स्टिपुलेट कर सकती है हायर मार्जिन। आईपीओ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बैंक ग्रांट कर सकती है एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ। गारंटी फॉर ब्रोकर, बैंक इशू कर सकती है गारंटी किसी शेयर के बिहाफ में या स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ में। सेफगार्ड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो सेफगार्ड के अंदर दोस्तों एक्सपोजर सीलिंग को ऑब्जर्व किया जाएगा। जो सब सीलिंग होता है टोटल एडवांस का, सारे स्टॉक ब्रोकर को और मार्केट मेकर को उसको फिक्स किया जाएगा। जो नीड बेस्ड फाइनेंस होता है अप्रूव्ड मार्केट मेकर को परमिट किया जाता है। बैंक एक्सटेंड करती है फाइनेंस फॉर मार्जिन ट्रेडिंग, ओवरऑल सीलिंग है 40% ऑफ नेटवर्थ का। दोस्तों अब बात करते हैं लोन पॉलिसी फॉर ग्रांटिंग एडवांस टू स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट मेकर। मार्जिन ट्रेडिंग होता है, मिनिमम मार्जिन 50% का होता है। शेयर जो परचेज किया जाएगा मार्जिन ट्रेडिंग का वो डिमेटलाइज मोड में होगा। एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग सिस्टम को रहेगा ताकि मार्जिन को मेंटेन कर सकें। सेफगार्ड रहेगा ताकि आप नेक्सस डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकें इन मार्जिन ट्रेडिंग। गाइडलाइन होता है टू प्रपोज यूज प्राइसिंग कोलेटरल वैल्यूएशन एंड मैक्सिमम एक्सपोजर। पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। कॉशन तब लिया जाएगा जब एडवांस को ग्रांट किया जाए शेयर के अगेंस्ट इन जॉइंट नेम और टू थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। गाइडलाइन क्या है दोस्तों, एडवांस अगेंस्ट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, प्रमोटर शेयर्स एक्सेप्टेड इन डिमेटलाइज फॉर्म, कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ शेयर एंड डिवेंचर एक्सेप्टेड फॉर सिक्योर्ड लोन ग्रांटेड फॉर वर्किंग कैपिटल। दोस्तों अब बात करें टाइप ऑफ सिक्योरिटी की डिवेंचर, तो डिवेंचर का पर्पस क्या होता है कि आप डिवेंचर के नेचर को एसेटन कीजिए कि वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। बोरोवर के पावर को, बोरोइंग पावर, कंपनी के बोरोइंग पावर को वेरीफाई कीजिए। डिवेंचर को डिपॉजिट किए और एक प्लेस को क्रिएट कीजिए डिमेटलाइज फॉर्म में। एसेट के नेचर को एग्जामिन कीजिए। कोई अनकैंसिल रिन्यूएबल डिवेंचर इसको देखिए। डिवेंचर को दोस्तों चार्ज हो सकता है मॉर्गेज के माध्यम से, हाइपोथिकेशन के माध्यम से। फाइनेंसिंग की बात करें तो पब्लिक इशू हो सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है।
दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज बुक डेट। बुक डेट दोस्तों सिक्योरिटी के रूप में ऑफर किया जाता है। कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होगा कंप्लीसमेंट का, बोरोवर के पास इफेक्टिव डेट कलेक्शन होगा और कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। जो ये जो बुक डेट है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। जो सेल्स इनवॉइस है, डेटा लेजर है, उसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि ओवरड्यू रिसीवेबल को असर्टेन कर सकें। कंफर्मेशन ऑब्टेन किया जाएगा डेटर से आउटस्टैंडिंग डेट के लिए। दोस्तों बुक डेट जो है चार्ज कर सकते हैं असाइनमेंट के माध्यम से, हाइपोथिकेशन के माध्यम से, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट। लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, सिक्योरिटी में बैंक का टर्म डिपॉजिट होगा। नेचर ऑफ चार्ज प्लेज होता है, अप टू 90% डिपॉजिट दिया जाता है। लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट जो होता है 1 से 2% ज़्यादा होता है डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट से। रिपेमेंट पीरियड मैच्योरिटी से पहले होता है। प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि मैच्योरिटी का शॉर्टफॉल नहीं हो। जो मैच्योरिटी में शॉर्टफॉल होगा वो बोरोवर पे करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट, ये क्वालिफाइड अप्रेज करेगा। जो इंश्योरेंस कवर है लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। दोस्तों बोरोवर और लोन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों कि ऑर्नामेंट को स्ट्रॉन्ग रूप में रखेगा या फायर प्रूफ सेल में रखेगा। एडुकेट मार्जिन मार्केट वैल्यू पे होगा। मैक्सिमम लोन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ का वो टोटल गोल्ड ऑर्नामेंट का 75% हो सकता है। बुलेट रिपेमेंट ऑफ लोन अलाउड है। एग्रीकल्चर लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट, लोन लिमिट है 200 लाख का। पीरियड 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। मंथली इंटरेस्ट होगा। मिनिमम मार्जिन मेंटेनेंस होगा। दोस्तों इस पार्टिकुलर लेक्चर में आपको शॉर्ट पॉइंट में समझा रहा हूँ जिसको कि आपके एग्जाम में क्विकली आप रिवाइज कर पाएँ। चलिए अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासिफाई किया जाएगा यदि मार्जिन मेट नहीं हुआ। इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा कलेक्शन के फॉर्म में। सप्लाई बिल दोस्तों बिल फॉर सप्लाई फॉर गुड्स टू गवर्नमेंट और PSUs। इंस्पेक्शन नोट या इंजीनियर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। सप्लाई किसी सप्लायर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है एडवांस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द बिल जो कि नॉन नेगोशिएबल है लेकिन असाइन किया जाएगा पेमेंट के लिए रेवेन्यू स्टाम्प के साथ। लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर पर सप्लाई बिल, लोन अगेंस्ट व्हीकल, तो व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है सिक्योरिटी के फॉर्म में हाइपोथिकेशन के माध्यम से। लोन जो है लोन का जो टेनर होगा वो यूटिलिटी व्हीकल से कम होगा या 3 से 5 साल से कम होगा। लेंडर के पास राइट है कि वो व्हीकल को डिस्पोज करते ड्यूज के रिकवरी के लिए। यदि हम टाइप सिक्योरिटी फॉर लोन की बात करें तो सिक्योर लोन बहुत सारे मेथड को यूज़ करते हैं लोन को सिक्योर करने के लिए। प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, असाइनमेंट ऑफ डेट। एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर लैंड, रियल एस्टेट, स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ आते हैं। बैंक वेरीफाई करती है वर्थ एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी बिफोर एक्सेप्टिंग इट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बेस्ड और मोस्ट रिलायबल फॉर्म है सिक्योरिटी का। यूनिट 26 से दोस्तों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एग्रीमेंट दोस्तों लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। 2 मेजर कॉन्स्टेंट होते हैं। प्रपोजल होता है विलिंगनेस किसी चीज़ को करें या ना करें, और एक प्रॉमिस हो जाता है जब वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इन्विटेशन टू ऑफर दोस्तों प्रपोजल से डिफरेंट होता है। कंसिडरेशन यानी कि आप कुछ चीज़ को रिसीव कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस, ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एक्ट ऑफ प्रॉमिस हो सकता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट में दोस्तों किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों फ्री कॉन्सेंट का मतलब कि पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में ये रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों फ्री तब कहा जाता है जब किसी कॉर्सन के कारण ना हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोस्तों माइनर एग्रीमेंट भी माइनर वाइड एवन इश्यू है, मतलब वो लायबल नहीं है परफॉर्म करने के लिए। बैंक और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बैंकिंग सर्विस और ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे होता है। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप दोस्तों ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होता है। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप दोस्तों डिपॉजिट जो है उसमें होता है। ट्रस्टी बेलर रिलेशनशिप, जब भी किसी सिक्योरिटी अवेलेबल को एक्सेप्ट करेंगे तो बैंक ट्रस्टी होता है, बेलर होता है। बैंक जो एजेंट के रूप में काम करती है कस्टमर को जब बिल कलेक्शन या रेमिटेंस होता है। एजेंट एक पर्सन होता है जो कि किसी एक्ट को करता है किसी के बिहाफ में। अथॉरिटी जो है एम्प्लॉयड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, जो कि इंफर्ड हो सकता है केस के सर्कमस्टांस से। एजेंट एक्ट को परफॉर्म करेगा अपने अथॉरिटी के अंदर। इमरजेंसी केस में एजेंट नेसेसरी एक्शन ले सकता है प्रिंसिपल को प्रोवाइड करने के लिए। प्रिंसिपल यूज़ करेगा रेटिफाई करना या किसी एक्ट को डिसॉल्व करना। एक तरह का एजेंट जो कि गारंटी टाइप ऑफ एजेंट को गारंटी पेमेंट फ्रॉम द बायर, उसे कहते हैं डेल क्रेडिटेड एजेंट। दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ एजेंट क्या होता है? एजेंट को टर्मिनेट किया जाता है किसी एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा। फिर दोस्तों अनऑथराइज परचेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पर्सन ए ने गुड्स खरीदा पर्सन बी के लिए बिना किसी अथॉरिटी का, बी ने उसे बेच दिया सी को, तो ये हो गया रेटिफिकेशन ऑफ द परचेज मेड बाय ए। अनऑथराइज लोन क्या होता है? डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है? तो एजेंट जो कि केवल सेल्स पर्सन के रूप में नहीं ऐड करता है लेकिन वो बायर को क्रेडिट भी देता है, उसे डेल क्रेडिट एजेंट कहते हैं। एजेंट को टर्मिनेट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा रिवोकिंग देयर अथॉरिटी। एजेंट का ड्यूटी है कि वो बिजनेस कंडक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन और कस्टम प्रिवेलिंग इन द प्लेस। तो ये गुड्स, ये मेकिंग गुड्स एनी लॉस एनी सस्टेन बाय द प्रिंसिपल। तो दोस्तों वो अपने बिहार वो प्रिंसिपल के बिहार में डील करता है। एजेंट का रिमंडेशन की बात करें तो वो ड्यू हो जाता है जब से एक्ट का कंप्लीशन होता है, लेकिन दोस्तों वो डिटेन कर सकता है मनी को जो कि रिसीव किया गया है किसी गोल्ड को टुवार्ड द रिमंडेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है दोस्तों? गुड्स का डिलीवरी होता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। कंडीशन ये रहता है कि उसे रिटर्न किया जाएगा या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा एज पर बेलर इंस्ट्रक्शन। जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को उसे बेलर कहा जाता है और जो पर्सन उसको रिसीव करता है उसे बेली कहा जाता है। दोस्तों ऐसे बेलमेंट का असेसमेंट क्या है कि पॉजिशन जरूरी है क्योंकि बेली जो है गुड्स को टाइमली रिटर्न कर दे। बेलर जो है डिस्क्लोज करेगा किसी नोन फॉल्ट इन द गुड्स, यदि फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेली जो है गुड्स का टेक केयर रखेगा यदि वो उसका जैसे कि उसका अपना हो।
बेलर जो है कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकता है यदि बेली बेलमेंट कंडीशन को ब्रीच करेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है यदि बेली जो है किसी बेलमेंट की कंडीशन को ब्रीच किया। बेली लायबल होता है डैमेज के लिए। प्रॉपर्टीज इंटरेस्ट शेयर्ड इफ गुड्स मिक्स विद बेलर कंसर्न। बेली का ड्यूटीज़ क्या है कि वो टाइमली गुड्स को रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा लॉस डैमेज के लिए। बेलर का ड्यूटीज़ क्या है दोस्तों, बेलर किसी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है यदि बेलर ने कोई राइट नहीं लिया है बेलमेंट के लिए। बेली दोस्तों इंटाइटल होता है रिम्बर्समेंट के लिए एक्सपेंस जो उसको खर्चा हुआ है कैरिंग गुड को कैरी करने के लिए या उसको सेफ रखने के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है बेली लीन के बारे में, यानी एक तरह का राइट होता है कि आप गुड्स को रिटर्न करेंगे जब तक पेमेंट ना हो जाए। चार्जेस की टाइप की बात करें तो 7 तरह के चार्ज होते हैं, मॉर्गेज, लीन, सेट ऑफ, असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन, प्लेज, एप्रोप्रिएशन। असाइनमेंट होता है दोस्तों किसी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का बैंकर फॉर एडवाइजिंग। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के अंदर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं राइटिंग। एक्शनेबल क्लेम का मतलब एक ऐसा क्लेम जो कि डेप्ट के लिए होता है। हाइपोथिकेशन दोस्तों रिटर्न अंडरटेकिंग होता है बोरोवर के द्वारा गुड्स जो है प्रीडोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा स्टेटमेंट हाइपोथिकेशन के साथ। प्लेस क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन अदर, जैसे यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी या पोजीशन होता है दोस्तों बेलमेंट ऑन द बिहाफ बाय। प्लेस क्या होता है दोस्तों, ये गुड्स को डिलीवर किया जाता है सिक्योरिटी फॉर अ डेप्ट। एग्रीमेंट राइटिंग में होगा। फिर दोस्तों गुड्स का पोजीशन जरूरी है प्लेस के केस में। पॉनी के पास राइट है कि वो गुड्स रखेगा नॉन पेमेंट के केस में। पॉनी के पास राइट है कि वो स्यू कर सकता है डेप्ट फॉर डेप्ट और प्रॉमिस। पॉनर का क्या ड्यूटी है, पॉनर जो है गुड्स को डिलीवर करेगा एज ए सिक्योरिटी फॉर डेप्ट। पॉनी के पास राइट है कि वो गुड्स पोजीशन रिटेन करेगा जब तक डेप्ट पे ना हो जाए। पॉनी के पास राइट है कि गुड्स बेच देगा यदि डेप्ट जो है एग्री टाइम में पे ना हो। पॉनर डिस्क्लोज करेगा मटेरियल फॉल्ट को या रिस्क जो भी गुड्स में है। प्लेस और लीन में क्या अंतर है, प्लेस जो होता है दोस्तों सेल्स ऑफ गुड्स ऑन डिफॉल्ट होता है, लेकिन लीन जो है लीगल ट्रांसफर नहीं करता, लीगल पोजीशन नहीं ट्रांसफर करता गुड्स का। हाइपोथिकेशन दोस्तों बोरोवर लीगल पोजीशन नहीं गुड्स का ट्रांसफर नहीं करते। मॉर्गेज पे कंडीशनल सेल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पे मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को सेल करेगा, लेकिन जो सेल है कंडीशनल है। कंडीशन ये है कि मॉर्गेज मनी का पेमेंट हो जाएगा किसी सर्टेन डेट तक। सिंपल मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे मॉर्गेजर अपने आपको बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी पे कर देगा और वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा यदि वो यदि पेमेंट नहीं कर पाए तो। यूसुफैक्चरी मॉर्गेज क्या होता है दोस्तों, एक ट्रांजेक्शन है जहाँ पे मॉर्गेजर पोजीशन डिलीवर कर देता है प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी को। मॉर्गेज पर डिपॉजिट और टाइटल डीड क्या होता है दोस्तों, मॉर्गेजी एक मॉर्गेज होता है जहाँ पे मॉर्गेजर जो है टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देता है, टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। इंग्लिश मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज होता है जहाँ पे मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को कन्वे कर देता है मॉर्गेजर एब्सोल्युटली। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेजी इंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी के रेंट के लिए और वो प्रोड्यूस करेगा जब तक मॉर्गेज मनी पूरा पे ना हो जाए। फ्रेंड्स चूँकि ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, दैट्स व्हाई मूविंग फास्ट। सो इफ यू वांट टू एंजॉय द इंटायर लेक्चर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, देन यू कैन ऑफ आवर पेड वीडियो लेसन विच यू कैन गेट बाय व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों मॉर्गेज भाई जिससे मैंने आपको बताया, चलिए अब दोस्तों बताया जा रहा है, आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट। अब देखिए टाइप ऑफ मॉर्गेज में लीगल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। डिमेरिट क्या है, इक्विटेबल मॉर्गेज का एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्रायोरिटी के इंडियन लॉ में कि ही हैज़ बेटर टाइटल हु वाज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सेप्शन क्या है प्रायोरिटी रूल का कि प्रायर मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड मॉर्गेज। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है मॉर्गेज में, 12 साल होता है दोस्तों, जब से आप सूट को फाइल करेंगे मॉर्गेज प्रॉपर्टी के सेल का। और इन नॉन पेमेंट के फोर्थ क्लोजर के केस में 30 ईयर्स होता है दोस्तों। इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या, इक्विटेबल मॉर्गेज जो डिपॉजिट जो क्रिएट किया जाता है टाइटल डीड के डिपॉजिट से, रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने से। पावर ऑफ सेल की बात करें तो मॉर्गेजी जो है प्रॉपर्टी को बेच सकता है कोर्ट बिना कोर्ट के इंटरवेंशन का कुछ केसेस में। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज क्या होता है कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में। ये इन्फोर्स कर सकते हैं सेल के माध्यम से या कोर्ट के एक्शन के माध्यम से। जो डेप्ट का रिकवरी होता है 20 लाख तक का, वो डीआरटी में होता है। सिविल सूट क्या होता है कि लैंडर एक सिविल सूट फाइल करते हैं ड्यूज के रिकवरी के लिए मॉर्गेज को इन्फोर्स करके। तो जो जुडिशन होता है कोर्ट का सब्सिक्वेंट मॉर्गेज का, वो कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों लीज क्या होता है, लीज एक राइट का ट्रांसफर होता है कि एंजॉय करेंगे प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए। इसको टर्मिनेट किया जाता है लेसर के द्वारा या लेसी के द्वारा नोटिस देने से के बाद। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस एक तरह का सिक्योरिटी होता है के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर किया था कि जितने भी चार्जेस हैं वो रजिस्टर्ड होंगे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। जिस तरह के चार्जेस होते हैं कंपनी के प्रॉपर्टी पे वो रजिस्टर्ड किए जाएंगे। दोस्तों आरओसी की बात करें, जो चार्ज है वो सरसे के साथ रजिस्टर किया जाता है अंडर द सार्फेसी एक्ट। बैंक जो रजिस्ट्रेशन करते हैं सरसे के पास, ये कंपलसरी हो गया सर्टेन एसेट के लिए। चार्ज जो भी होगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर होगा उसे रजिस्टर किया जाएगा 30 दिन के अंदर। चार्जेस की बात करें, असाइनमेंट, लीन, सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेस, मॉर्गेज, एप्रोप्रिएशन। मॉर्गेज दोस्तों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कॉन्टेम्पलेट करता है क्षेत्र के मॉर्गेज, मैंने आपको पहले बताया। कंपनीज एक्ट दोस्तों प्रोवाइड करता है स्पेशल चार्ज रजिस्ट्रेशन का। बेलमेंट दोस्तों डिलीवरी ऑफ गुड होता है एक पर्सन के दूसरे पर्सन को कुछ पर्पस के लिए। यूनिट 27 में दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है क्रेडिट मैनेजमेंट का। दोस्तों बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे डीपीएन होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्रीमेंट, फॉर्म ऑफ लोन। डीपीएन को यूज़ किया जाता है लोन जहाँ पे कोई फिक्स रिपेमेंट पीरियड ना हो। एग्रीमेंट जो कि लोन टर्म में सेट आउट होगा, कंडीशन सेट आउट होगा, स्टाम्प ड्यूटी अटेंड करेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर की बात करें, जहाँ बहुत सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। बैंक डॉक्यूमेंट के पास बिल्ट इन ऑप्शन होता है। स्टाम्पिंग जरूरी होता है पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज़ के लिए। इंडियन स्टाम्प एक्ट गवर्न करता है इंस्ट्रूमेंटल चार्ज को ड्यूटीज़ के साथ। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जीक्यूट किया जाएगा भारत में वो स्टाम्प किया जाएगा इससे पहले कि एग्जीक्यूट किया जाए। इंस्ट्रूमेंट जो कि भारत से बाहर एग्जीक्यूट किया जाएगा वो स्टाम्प किया जाएगा विद इन 3 मंथ आफ्टर बीइंग फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। जो फर्स्ट ऑर्डर होगा इंडिया में बिल ऑफ एक्सचेंज का,
पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड डीपीएन नोट्स मस्ट एफिक्स द प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी। दोस्तों अमाउंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जो भी इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टाम्प नहीं होगा उसे एविडेंस के रूप में एडमिट नहीं किया सकते हैं। जो भी लोन डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो भी अल्ट्रेशन होगा ओवर राइटिंग होगा उसे ऑथेंटिकेट करना है। बैंक जो है फ्रेश लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है एग्जिस्टिंग सेट से। जो प्राइमरी पर्पज़ ये है किसी लोन डॉक्यूमेंट का कि रिजॉर्ट कर सके लीगल रेमेडी जरूरी हो तो। डॉक्यूमेंटेशन के प्रिपरेशन बैंकर जो है सेलेक्ट करेंगे करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टाम्प करेंगे एप्रोप्रिएट टाइम पे, फिल ऑफ प्रॉपर्ली फिल करेंगे। यूनिट 28 की बात करें दोस्तों इनकम रिकॉग्निशन की, इसको ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर एसेट क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस का प्रोविजनिंग जो है एसेट के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। एनपीए क्या होता है दोस्तों कि जो भी एडवांस पे लोन दिया जाएगा, जो भी लोन होगा या जो एडवांस होगा जो कि जिसने इनकम जनरेट नहीं किया है बैंक के लिए 90 दिन से ज़्यादा तक, उसे एनपीए कहते हैं। दोस्तों ओवरड्यू पेमेंट का मतलब ओवरड्यू इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट, ओवरड्यू बिल्स एंड लिक्विडिटी फैसिलिटी। एनपीए का पिक्चर जैसे ग्रॉस एडवांस क्या होता है स्टैंडर्ड एसेट प्लस ग्रॉस एनपीए। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है दोस्तों जो भी चीज़ एनपीए है 12 महीना से कम के लिए, ठीक है, क्रेडिट वीकनेस का, तो उसे हम लोग कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। ग्रॉस एनपीए एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एनपीए को नॉमिनेटिव में ग्रॉस एडवांस को नेगेटिव में लिख दीजिए। डॉटफुल एसेट क्या होता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट जिसमें 12 महीना से ज़्यादा जो कि 12 महीना तक वीकनेस है, ठीक है। तो नेट एडवांस क्या होता है ग्रॉस एडवांस माइनस डिडक्शन। लॉस एसेट क्या होता है कि आइडेंटिफाई लॉसेस। डिडक्शन क्या होता है दोस्तों प्रोविजनिंग हेल्प फॉर एनपीए अकाउंट डीएचजीसी क्लेम। नेट एनपीए क्या होता है ग्रॉस एनपीए माइनस डिडक्शन। नेट एनपीए परसेंट ऑफ नेट एडवांस क्या होता है नेट एनपीए अपॉन नेट एडवांस। ग्रॉस एनपीए क्या होता है प्रिंसिपल ड्यू ऑफ नेट एनपीए प्लस एफआईटीएल। दोस्तों मैंने अपने एमसीक्यू लेसन में इन सभी फॉर्मूला पे तरह तरह के एमसीक्यूज करवाए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों ग्रॉस एडवांस की बात करें तो जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन एडवांस है उसको ग्रॉस एडवांस के अंदर आते हैं। जो फ्लोटिंग प्रोविजन होता है दोस्तों डिडक्ट किया जाता है जब भी आप नेट एनपीए को कैलकुलेट करेंगे यदि उसको टीयर 2 कैपिटल में यूटिलाइज नहीं किया गया है। अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि टेम्प्रेरी डिफिशिएंसी के कारण। ड्राइंग पावर जो होता है करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है और इरेगुलर ड्राइंग के बेसिस पे होता है कंटिन्यूस 90 दिन का। जो एप्रोप्रिएट इंटरनल सिस्टम होता है उसको रखा जाएगा ताकि टाइमली आइडेंटिफाई कर सके एनपीए का बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस। दोस्तों क्रेडिट लिमिट रिव्यू की बात करें तो 3 महीना ड्यू डेट से 3 महीने के अंदर रिव्यू करना है। एंड लोन अकाउंट को अपग्रेड किया जाएगा यदि एरियर ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे किया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बिल डिस्काउंटेड एंड एलसी उसे आप क्लासीफाई नहीं कर सकते एनपीए में यदि दूसरे फैसिलिटीज़ जो कि बोरोवर को ग्रांट किए जा रहे हैं उसे एनपीए में क्लासीफाई किया गया है। जो ओवरड्यू रिसीवेबल है जो कि रिसीव करते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उसे एनपीए ट्रीट किया जाएगा यदि वो 90 दिन से ज़्यादा अनपेड रहे। जिस अकाउंट में इरोजन है सिक्योरिटी का और जो इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी किसी फ्रॉड के कारण उसे क्लासीफाई किया जाएगा डॉटफुल या लॉस एसेट में। दोस्तों जो क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट किया गया किसी पीएससीएस को डिफ़ॉल्ट है 2 क्रॉप सीजन तक या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन या एक क्रॉप सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उसे एनपीए क्लासीफाई किया जाएगा। किसी एडवांस मान लीजिए दिया गया सर्टेन डिपॉजिट का पॉलिसीज़ का उसे एनपीए नहीं ट्रीट करना है। हाउसिंग लोन या दूसरा एडवांस जो कि ग्रांट किया गया स्टाफ मेंबर को उसे एनपीए में क्लासीफाई किया जाएगा जब कोई डिफॉल्ट होगा रिपेमेंट का। एग्रीकल्चर लोन का शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब कि एनपीए तब होता है जब इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वो ओवरड्यू होता है 2 क्रॉप सीजन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ओवरड्यू यदि 1 क्रॉप सीजन तक होगा तो वो एनपीए माना जाएगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एनपीए तब माना जाएगा जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो 90 दिन तक पेमेंट न किया गया हो। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कंजर्वेटिव अकाउंट एसेट को क्लासीफाई किया जाएगा इंडिविजुअल मेंबर बैंक के बेसिस पे। प्रोजेक्ट फाइनेंस दोस्तों प्रोजेक्ट का नॉर्म्स जो है वो चेंज होता है रिपेमेंट शेड्यूल के बेसिस पे। सब स्टैंडर्ड अकाउंट जिसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा वो एलिजिबल होता है अपग्रेडिंग टू द स्टैंडर्ड कैटेगरी। टेकआउट फाइनेंसिंग दोस्तों यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। एसेट क्लासिफिकेशन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो क्लासीफाई करेंगे एसेट को एज एनपीए यदि उनके रिकवरी के रिकॉर्ड के बेसिस पे हो। इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है दोस्तों इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक्रूअल बेसिस पे और जो है वो अकाउंट किया जाएगा जब वो पे किया गया। प्रोविजनिंग नॉर्म दोस्तों बैंक प्रोविजन करेगी स्टैंडर्ड डॉटफुल लॉस एसेट के में। लॉस एसेट को रिटर्न ऑफ किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा 100% के लिए। प्रोविजन दिया जाएगा 100% का यदि आउटस्टैंडिंग के लिए। और डॉटफुल एसेट में दोस्तों प्रोविजनिंग 25% से 100% तक हो सकता है ऑफ द सिक्योर्ड पोर्शन डिपेंडिंग ऑन द हाउ लॉन्ग द एसेट हैज बीन रिमेन ऑन डॉटफुल। रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है बैंक 100% ऑफ द एक्सटेंट रिलाइजेबल वैल्यू प्रोवाइड करेगी। एनुअल स्टॉक ऑडिट क्या होता है दोस्तों एनपीए जो कि 5 करोड़ से ऊपर का है उसके लिए एनुअल स्टॉक ऑडिट बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें यदि अनसिक्योर्ड डॉटफुल एसेट है तो 100% प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर का 10% से कम हो। इंटेंजिबल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसको डिस्क्लोज किया जाएगा सेपरेटली। दोस्तों हमारा एन्यूटीज़ जो है और टॉल कलेक्शन राइट अंडर बॉट मॉडल इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा टेंजिबल सिक्योरिटी ट्रीट किया जाएगा। जो हमारा डेप्ट है ड्यू टू लैंडर इन पीपीपी प्रोजेक्ट इसको ट्रीट किया जाएगा इट इज कंसिडर्ड सिक्योर टू द एक्सटेंट एज्यूर्ड बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटी। एनपीए प्रोविजनिंग गाइडलाइन प्रोविजन वेरी करता है सेक्टर के डिपेंड करता है। फ्लोटिंग प्रोविजन दोस्तों वैसा प्रोविजन जो कि डिस्टिंक्ट होता है फ्लोटिंग प्रोविजन से। दोस्तों स्ट्रेस एसेट क्या होता है कि स्ट्रेस एसेट का प्रोविजन हाई रेट होता है
सब स्टैंडर्ड लीज एसेट क्या होता है दोस्तों? सब स्टैंडर्ड लीज एसेट में 15% का प्रोविजन होता है नेट एडवांस का इन लीजेस। डॉटफुल लीज एसेट क्या होता है? डॉटफुल लीज एसेट में दोस्तों 100% ऑफ द एक्सटेंट टू विच द फाइनेंस इज नॉट सिक्योर्ड बाय द रिलायबल वैल्यू ऑफ द लीज एसेट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। एसेट रिटर्न ऑफ मतलब क्या, यदि एसेट को राइट ऑफ करना है तो इंसायर एसेट को राइट ऑफ किया जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है रिमेनिंग एसेट, यदि एसेट को अलाउ किया गया कि बुक में रहे तो प्रोविजन जो है 100% का किया जाएगा नेट सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों बताया जा रहा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जो भी अमाउंट आपने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में रखा है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा प्रोविजनिंग के पार्ट में और उसे डिडक्ट किया जाएगा दोस्तों रिलेटिव एडवांस बिफोर द प्रोविजनिंग। ईसीईसी गारंटी, यदि एडवांस आप क्लासीफाई करें डॉटफुल में और उसे गारंटीड किया गया ईसीईसी के द्वारा तो प्रोविजन लाया जाएगा कि बैलेंस इन द एक्सेस ऑफ अमाउंट गारंटी बाय द कॉर्पोरेशन। जो हमारा सिक्योरिटी का रिलायबल वैल्यू होगा उसे पहले डिडक्ट किया जाएगा और स्टैंडिंग बैलेंस से। दोस्तों फिर सीजीटी एमएससी और सीआरजी एफटीएलआईएच ये क्रेडिट गारंटी फंड होते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के और लो इनकम हाउसिंग के लिए। यदि कोई एडवांस कवर हो रहा है इन सभी गारंटी से और वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाए तो कोई प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती गारंटेड पोर्शन का। दोस्तों एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जब भी कोई इंडियन रुपीज एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोविजनिंग फॉर कंट्री रिस्क एप्लीकेबल होता है नेट फंडेड कंट्री एक्सपोजर सिंस मार्च 31, 2003। ये एडिशनल होता है एसेट क्लासिफाइड प्रोविजन का, कोई प्रोविजन रिक्वायरमेंट नहीं होता है होम कंट्री एक्सपोजर के लिए। लो प्रोविजन अलॉट फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। फॉरेन बैंक कंप्यूट करेगी कंट्री एक्सपोजर ऑफ द इंडियन ब्रांच। स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग ऑन आउटस्टैंडिंग ट्रेजर लोन इंक्रीज हो गया है दोस्तों। प्रोविजनिंग कवरेज की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोविजनिंग टू द ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो होता है। बैंक एडवाइस करती है कि पीसीआर 70% का होना चाहिए ग्रॉस एनपीए की पोजीशन का। जो भी प्रोविजन का सरप्लस रहेगा पीसीआर में उसको सेग्रीगेट किया जाएगा काउंटर साइक्लिंग में। दोस्तों बफर को यूज़ किया जा सकता है स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर एनपीए ड्यूरिंग टाउन टर्न। बफर का यूज़ रिक्वायर करता है आरबीआई का प्रायर अप्रूवल। दोस्तों जो भी एनपीए का प्रोविजन किया जाएगा वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो भी एनपीए अकाउंट में रिकवरी होगा दोस्तों उसको ऑफर किया जाएगा टैक्स पर्पस के लिए। जो हमारा फुल प्रोविजन है उसको एडवांस मस्ट बी मेड फॉर एडवांस शुड बी रिटर्न ऑफ। एंड बैंक का एक रोबस्ट एमआईएस मैकेनिज्म होगा अर्ली डिटेक्शन फॉर डिस्ट्रेस का। दोस्तों कंट्री रिस्क का प्रोविजन दोस्तों एप्लीकेबल होता है नेट फंडेड कंट्री एक्सपोजर सिंस 2003 एडिशनल टू द एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजन। मैंने आपको ये सब पॉइंट बता दिया। एनपीए का रिटर्न ऑफ कैसे होता है, तो प्रोविजन एनपीए के द्वारा होगा वो टैक्स रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब दोस्तों कोलेटरल की वैल्यूएशन की बात करें तो इमोबल प्रॉपर्टी जो चार्ज किया जाएगा बैंक को वो से वैल्यू किया जाएगा 3 साल में एक बार। जो हमारे सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं उनको जनरल प्रोविजन 15% चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग का बिना किसी अलाउंस का। जो हमारे अनसिक्योर्ड प्रोविजन है उनको सब स्टैंडर्ड यदि वो सब स्टैंडर्ड में कैटेगरी में आते हैं तो उनको एडिशनल प्रोविजन चाहिए 10% का, यानी 25% का प्रोविजनिंग हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्रोविजनिंग 20% का चाहिए 25% के जरूरत की जगह पे। अनसिक्योर्ड डॉटफुल में 100% का प्रोविजन चाहिए। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में दोस्तों जब रिलायबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो 10% ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। दोस्तों फाइनेंशियल डिफिकल्टी का इंडिकेटर डिफॉल्ट, डेलिक्वेंसी इन पेमेंट, डेलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इनसफिशिएंट कैश फ्लो। नॉर्म फॉर एसेट क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक नॉर्म्स है दोस्तों। गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बोरोड के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और फिर दोस्तों बैंक की गाइडलाइन की बात करें तो सर्कुलेशन ऑफ एडवोकेट और वैल्यूअर नेम्स। तो आईबीए सर्कुलेट करेगी नाम फॉर कंसिडरेशन, बैंक लोन फॉर प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिस्पेंसिबल क्रेडिट अप्रेजल, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो लैंडर जो है सेंसिटिविटी टेस्ट या सिनेरियो एनालिसिस को कैरी आउट करेगा स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इक्विटी कैपिटल का वेरिफिकेशन, लैंडर वेरीफाई करेगा कि सोर्स कहाँ है, हर एक इक्विटी कैपिटल का क्वालिटी क्या है। डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा डीपीआई एंड डीआईएन के माध्यम से। डीआईएन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि अलॉट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों फिर काउंसिल वैलिडिटी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में जो कि अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों डीआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डीआरटी का एप्लीकेबिलिटी होता है दोस्तों पूरे भारत में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों इसके अंदर एप्लीकेट ट्रिब्यूनल एप्लीकेंट ये सब का डेफिनेशन है। डेप्ट क्या होता है दोस्तों, ऑफिसर्स कौन होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड ऑफिसर, जबकि रिकवरी ऑफिसर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनी 1956। तो डीआरटी में दोस्तों एक ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और डीआरटी का ड्यूरेशन कहाँ है, डीआरटी का कंपोजिशन क्या है, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में क्वालिफाइड होंगे। पीओ का टेन्योर होता है 5 साल तक ऑफिस को होल्ड करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। डीआरटी का जुरिडिक्शन दोस्तों इट एंटरटेन अपील अगेंस्ट ऑर्डर बाय डीआरटी का कंपोजिशन एक चेयरपर्सन होगा जो कि क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट के जज का। जो चेयरपर्सन का टेन्योर होगा 5 साल का होगा, यानी तो जब तक वो 70 साल का ना हो जाए। चेयरपर्सन का पावर है कि वो सुपरिटेंडेंस होता है, वो ट्रिब्यूनल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर कोई एबिलिटी होता है कि वो एक पीओ को दूसरे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करें, डीआरटी के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कोई भी सिविल कोर्ट या दूसरी अथॉरिटी का जुरिडिक्शन नहीं होता है 20 लाख से ऊपर एक केस का रिकवरी का। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि और एवर पर्टेनिंग टू द ड्यूज एप्लीकेशन का फाइल एक एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा डीआरटी के पास, ठीक है, प्रॉपर केयर रखा जाए ताकि एरर को अवॉइड किया जाए। दोस्तों कंसोल वैलिडिटी की बात करें, मैंने आपको बताया है इसे पॉइंट।
देखिए आरडीडीबी एक्ट होता है, एक लॉ होता है जो कि मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डेब्ट रिकवरी के लिए। रिकवरी ऑफिसर एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं डेब्ट रिकवरी के लिए। डिफेंडेंट को नोटिस दिया जाता है डेब्ट पेमेंट के लिए। दोस्तों डीआरटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, कैसे मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डीआरटी एक्ट के अंदर। जब कोई बाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं पास हुआ है किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीआरटी के अगेंस्ट वो प्रायोरिटाइज होता है सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल अंडरलाइंग सेक्शन 73 ऑफ द सीपीसी नेशनल जस्टिस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस अप्लाई होता है। जो हमारा विड्रॉल एप्लीकेशन है अंडर सारपेसी एक्ट। तो दोस्तों और क्या बताया जा रहा है, सारपेसी एक्ट के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, बैंक, फाइनेंशियल एसोसिएशन कंपनी, डिबेंचर इंडस्ट्री, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसको क्रिएट किया था ड्यू पेमेंट के लिए एप्लीकेबल किया दोस्तों। यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर हो और जो अमाउंट ड्यू हो 20% से ज़्यादा हो, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, कहाँ पे लागू नहीं होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, कुछ प्रॉपर्टी जो कि नॉट लायबल अटैचमेंट अंडर स्पेसिफाइड एक्ट। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम की बात करें, सिक्योर क्रेडिटर डेब्ट का प्रायोरिटी होता है ओवर ऑल द क्लेम। फिर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की जा रही है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, सारपेसी एक्ट क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हाइपोथिकेशन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है दोस्तों, एनपीए क्या होता है, फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑल दिस एस्पेक्ट हैव बीन डिस्कस्ड। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझाया जा रहा है, लेट्स डिस्कस। बताया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में कि हमारा सेल सर्टिफिकेट प्रूव करता है प्रॉपर्टी जो है इनकम्बेंस से सर्ट फ्री है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर हेल्प ले सकता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन के लिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर बिजनेस, ठीक है। अपॉइंटेड डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है कस्टडी ले सकता है बोरोवर की प्रॉपर्टी का। शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता और शेयर होल्डर रिजोल्यूशन रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर दोस्तों वाइंडिंग अप और रिसीवर अपॉइंटमेंट कैन नॉट ऑकर विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। डायरेक्टर और मैनेजर कैन नॉट रिसीव कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। जो एग्री पार्टी है वो दोस्तों डीआरटी कैन अप्लाई टू डीआरटी विद इन 45 डेज इफ दे डिसएग्री विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर मेजर्स। डीआरटी रिसीव कर सकती है एप्लीकेशन यदि पार्टी डिसएग्री करता है क्रेडिटर के मेजर का। डीआरटी डिस्पोज कर देगा एप्लीकेशन को 60 दिन के अंतर्गत। दोस्तों अपील ट्रिब्यूनल को जो अपील किया जाता है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डीआरटी। जो बोरोवर है वो 50% डिपॉजिट करेगा, यानी अपील तब किया जाएगा जब जो आपका डिपॉजिट है 50% का डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ेगा डेब्ट क्लेम के रूप में। दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्री एक सेटअप किया गया ताकि आप कुछ ट्रांजेक्शन को रजिस्टर कर सकें। रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ रिक्वायरमेंट होता है इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन सारपेसी एक्ट। दोस्तों बताया जा रहा है आईबीसी क्या होता है। आईबीसी का एम है क्रेडिट कल्चर को इंप्रूव करना। प्रोविजन होता है इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्ट। स्टेक होल्डर कौन होते हैं दोस्तों, क्रेडिटर कौन होते हैं, चार्जेस एंड क्लेम क्या है। आईपीबीआई क्या है दोस्तों 2016 में स्टैब्लिश किया गया अंडर द आईबीसी। इसके पास रेगुलेटरी ओवरसाइट होता है और इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल वैल्यू इन द कंट्री, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द वर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ आईपी, आईपीए एंड आईयू। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि आईबीबीआई क्या है, फिर आईपीए क्या है, आईपीए यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट्स। आईपी क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आईयू कौन होते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी, अपील्स। फिर दोस्तों लिक्विडेटर कौन होते हैं, सॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, लिक्विडेटर के अपॉइंट किए जाते हैं। ऑपरेशनल डेब्ट, पर्सनल गारंटी, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्रोफेशन। सीआईआरपी दोस्तों क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस इनिशिएट किया था फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा। यूनिट 30 में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताया जाए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिफाइड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डेटर क्रेडिटर सिक्योरिटी होते हैं। इंडेमनिटी कंटीजेंट होता है, गारंटी सबसिस्टिंग होता है। इंडेमनिटी इंडेमनिफायर प्राइमरी लायबिलिटी इंडेमनिफायर की होती है, गारंटी की प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में वो एक होता है, गारंटी में 3 होगा। पर्पस क्या है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ आपको बुक में नहीं दी गई है। ऑल दिस थिंग वी हैव प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म टेबल सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज ऑल दिस थिंग बिकॉज इट इज इजी टू रिवाइज यूजिंग द टेबल। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में इन द नेक्स्ट। फिर दोस्तों और क्या पॉइंट आइए डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों इन्फोर्सिबिलिटी। कंडेमनिटी में दोस्तों प्रॉमिस टू होता है कंपेंसेट फॉर द लॉस और डैमेज। गारंटी में दोस्तों प्रॉमिस होता है कि डेब्ट पे कर देंगे दूसरे का। फिर दोस्तों होल्डर का क्या राइट होता है, राइट टू रिकवर डैमेज कॉस्ट एंड सम पेड। फिर दोस्तों गारंटी में क्या होता है, राइट टू डिमांड पेमेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का 2 पार्टीज होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में कंटीजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लायबिलिटी सबसिस्टिंग होता है। लायबिलिटी का जो नेचर होता है दोस्तों इंडेमनिटी में वही है कि इंडेमनिफायर को एक गुड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू मेक गुड द लॉस एज सून एज इज ऑकर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी लायबिलिटी सेकेंडरी होता है। इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो इंडेमनिफायर लायबल होता है कॉम्पेंसेट करने के लिए इंडेमनिटी होल्डर को जो भी लॉस सफर किया। इंडेमनिफायर इंटाइटल होता है कि रिम्बर्स करे सारे पेमेंट जो कि इंडेमनिटी होल्डर किया गया। स्कोप एंड एप्लीकेशन की बात करें तो बैंक कोई की रिक्वायरमेंट है कि वो कस्टमर्स के लिए बैंक इज रिक्वायर्ड कस्टमर टू गिव इंडेमनिटी बिफोर इशुएंस ऑफ फ्रेश इंस्ट्रूमेंट इन लिeu ऑफ द पोस्ट ऑफिस। फिर दोस्तों बताया था यूनिट 31 पे आते हैं।
तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट गारंटर, सिक्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिट बेनिफिशियरी। दोस्तों लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी की बात करें, को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है कंसिडरेशन, ऑल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अप्लाइड। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है दोस्तों, रिवोकेशन कैसे होता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, तो सिक्योरिटी रिवोक कर सकता है किसी फ्यूचर ट्रांजेक्शन का। सिक्योरिटी के डेथ में दोस्तों गारंटी को टर्मिनेट किया जाएगा। गारंटी एक प्रॉमिस होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक किया जाएगा यदि सिक्योरिटी डेथ हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट टर्म में चेंज आएगा तो डिस्चार्ज करता है सिक्योरिटी को लायबिलिटी से। प्रिंसिपल डेटर का रिलीज में क्या होता है, मतलब कि सिक्योरिटी को डिस्चार्ज किया जाएगा लायबिलिटी से। फॉरबियरेंस टू सू, यानी कि केवल फॉरबियरेंस जो है डिस्चार्ज नहीं कर देता सिक्योरिटी को जब तक एग्री नहीं किया गया। क्लेम फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है ड्यूज फ्रॉम डेटर। सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, को सिक्योरिटी क्या है, बैंक गारंटी क्या है, बैंक गारंटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर दोस्तों स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीलिंग विद सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक टू रिइंबर्स इटसेल्फ आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड द बैंक गारंटी लाइव विद द बैंक एंड नॉट द बोर्ड। ये पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। डिस्चार्ज ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है बैंक गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैंक गारंटी इंडिपेंडेंट होता है, सेपरेट होता है। तो जनरल रूल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के रिगार्डिंग वो ये है कि बैंक पे कर देगा जब डिमांड हो जाएगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। बैंक इन्फॉर्म करेगा अपने कस्टमर को इन्वोकेशन ऑफ द गारंटी और उसके इंटेंशन टू पे करने का। यदि डॉट में हो तो बैंक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ले सकता है कोर्ट से। बैंक ऑप्टेन करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट गारंटी अपने कस्टमर से ताकि क्लेम कर सके अमाउंट पेड को। बैंक गारंटी एक प्रॉमिस होता है ताकि बैंक लेती है कि वो अपने डेटर के बिहाफ पे करेगी। बैंक गारंटी का वैलिडिटी पीरियड होता है, जो क्रेडिटर है वो क्लेम कर सकता है तभी क्लेम करेगा ये डिफॉल्ट हुआ है विद इन द वैलिडिटी पीरियड। सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले जो मोस्ट बैंक गारंटी का स्टैंडर्ड क्लॉज था जिसमें कहा था कि बेनिफिशियरी को इन्फोर्स करना पड़ेगा क्लेम विद इन 3 to 6 मंथ। फिर दोस्तों यदि बैंक बेनिफिशियरी इन्वोक करता है गारंटी को विद इन द क्लेम पीरियड वाला डिफॉल्ट, तो बैंक जो है पेमेंट नहीं करेगी और बैंक पेमेंट नहीं करती है तो बेनिफिशियरी सू कर सकता है बैंक को। फिर दोस्तों बैंक गारंटी, क्लेम पीरियड, काउंटर गारंटी, वैल्यू ऑफ काउंटर गारंटी, क्या क्या प्रिकॉशन है, पेमेंट ध्यान रखना होता है। कोर्ट इंटरफेरेंस कब होता है, एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ। यूनिट 32 की बात करते हैं दोस्तों। यूनिट 32 में दोस्तों एलसी की बात की जा रही है, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है। एप्लीकेंट, बायर, इंपोर्टर, ओपनर कौन होते हैं, इशूइंग बैंक क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, एडवाइजिंग बैंक क्या है, नेगोशिएटिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, इन सभी को एक बार देख लीजिए क्या क्या इसका क्या क्या डेफिनेशन है। फिर दोस्तों ड्यूटी कैसी क्या होती है, इशूइंग बैंक की ड्यूटी क्या है, फिर इशूइंग बैंक का डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, बेनिफिशियरी की कन्फर्मिटी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बेनिफिशियरी की राइट क्या है बिल को ड्रॉ करने की, इनवॉइस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, यूसीपी 600, लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट केस, ये सब बताया जा रहा है। फिर दोस्तों एलसी को यूज़ किया जाता है फॉरेन ट्रेड के पेमेंट के लिए। मल्टीपल पार्टीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एलसी के ट्रांजैक्शन में। एलसी को क्लासिफाई किया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे। स्टेट कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिट 33 में दोस्तों डीपीजी एक तरह की गारंटी होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है ताकि टाइमली पेमेंट हो सके इंस्टॉलमेंट का। बायर इंपोर्टर पे करते हैं गुड्स के प्राइस को इंस्टॉलमेंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो पेमेंट स्केड्यूल है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर इंपोर्टर एंड सेलर। तो बैंक की लायबिलिटी दोस्तों बैंक अनकंडीशनल और इरोगेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है पेमेंट का। फिर दोस्तों यूनिट 34 में दोस्तों बिल फाइनेंस बताया जा रहा है। बिल फाइनेंस क्या होता है, लैंडिंग मेथड है जिसके अंदर बिल का डिस्काउंटिंग होता है या कॉमर्शियल बिल का परचेजिंग होता है फ्रॉम सेलिंग गुड्स। क्लासेस ऑफ बिल की बात करें, क्लीन बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल, बिल ड्रॉ नकल, क्रेडिट डिपेंडिंग ऑन टर्म्स ऑफ डेट। गवर्निंग लॉ दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है जो कि गवर्न करता है लायबिलिटीज एंड राइट को। नेगोशिएबिलिटी बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स यानी पेमेंट जो है अपरेंट टेन्योर ऑफ द बिल के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेगोशिएशन यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांसफर होता है नेगोशिएशन में। एक्सेप्टर की लायबिलिटी की बात की जा रही है कि व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर। फिर लायबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर, इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट रेट, बिल का क्लासिफिकेशन, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, डिमांड बिल, यूजेंस बिल। बीपी यानी बिल परचेज, बिल बैंक नेगोशिएट करती है बिल पेमेंट को, बिल पेबल ऑन डिमांड, जबकि चाहे वो क्लीन हो या डॉक्यूमेंट्री बिल हो। फिर दोस्तों उसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में इन द नेक्स्ट पॉइंट इट हैज़ बीन एक्सप्लेन बिल डिस्काउंट, यानी बैंक पे करती है बिल के फेस वैल्यू को माइनस डिस्काउंट करके। ईबीसी क्या होता है, एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। बिल परचेज फैसिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज गवर्न किया जाता है एनआई एक्ट 1981 में। एक्ट डिफाइन करते हैं टर्म्स एंड टाइप ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो पार्टीज़ का रिलेशनशिप होता है वो डेटर और क्रेडिटर का होता है। और दोस्तों होल्डर इन ड्यू कोर्स से मुझे पे ही हो जाता है बिल का, और राइट होता है कि अगेंस्ट ड्रॉअर एंड ड्रॉई। यूनिट नंबर 35 में दोस्तों बताया जा रहा है पार्टीज कौन इन्वॉल्व है, कार्ड होल्डर, कार्ड इशूअर, मर्चेंट रिक्वायरर। कार्ड होल्डर को क्या बेनिफिट है कि गुड्स को परचेज कर सकता है बिना कैश का, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट का। मर्चेंट को बेनिफिट क्या है, सेल्स बढ़ सकता है, कैश रिड्यूस कैश हैंडलिंग कॉस्ट। एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, आरबीआई का क्या गाइडलाइन कहता है। सो क्रेडिट कार्ड दोस्तों बैंक चार्ज करती है जस्टिफाइबल इंटरेस्ट रेट, प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन। होम लोन दोस्तों किसको दिया जाता है, ये सब पॉइंट बताया जा रहा है। रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, फिर और सब पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों। इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट वर्जिनेस को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड इशुएंस के लिए। कॉम्प्लाई करना पड़ता है रेगुलेशन एंड लॉज से। क्रेडिट कार्ड का लिमिट दोस्तों लोअर क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट करती है एड ऑन कार्ड के लिए। अदर गाइडलाइंस क्या समझाया जा रहा है। होम लोन का कंडीशन क्या है दोस्तों, सप्लीमेंट्री फाइनेंस यानी प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंस फॉर अल्ट्रेशन, एडिशन, रिपेयर, प्रोहिबिटेड पर्पस,
लैंडिंग हाउस टू इंटरमीडिएटरी एजेंसीज, क्वांटम ऑफ लोन, इसमें स्टाम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन का एक्सक्लूड होता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का टारगेट कितना है, 40% ऑफ एनबीसी, इसके लिए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, फॉरेन बैंक इसके 20 ब्रांच से कम है वहीं 40% है, और आरबी के लिए 75% होता है एनबीसी का, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% होता है, फिर एग्रीकल्चर के लिए 18% होता है एनबीसी का, और यदि हमारे आरआरबी वहाँ भी 18% है, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में 18% है। फॉरेन बैंक के लिए कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है। माइक्रो फाइनेंस में 7.5% है। उसके बाद एडवांस टू वीकर सेक्शन में 12% है। ये सब लिमिट को ध्यान रखना है। हिस्ट्री क्या है प्राइवेट सेक्टर लेगा वो देख लीजिए। करंट गाइडलाइन क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइड क्या इंसेंटिव है दोस्तों। एएनबीसी क्या होता है, प्रूडेंशियल राइट ऑफ शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एएनबीसी। फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, आरबीआई के नॉर्म को फॉलो करते हैं। सीओबीसी क्या होता है दोस्तों, यूसीबी कौन होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फिर पीएसएल क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट रैंक ऑन पर कैपिटल क्रेडिट फ्लो टू प्राइवेट सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सेगमेंट हैं प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड वो बताया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो गया, एमएसएमई जिसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है हमारा स्पोर्ट क्रेडिट। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी वीकर सेक्शन आते हैं। उसके डिटेल देख लीजिए कि कौन कौन वीकर सेक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ लोन, डेट ऑन रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट, ये सभी डिटेल आएगा। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग थ्रू एनबीएफसी को क्रेडिट दिया जाता है दोस्तों ऑन लैंडिंग और फिर ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द लोन। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का क्या एम है ये बताया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में, शॉर्ट टर्म लोन के अंदर दोस्तों क्रॉप लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट। एलिजिबिलिटी कौन होते हैं, टेनेंट फार्मर, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये सब एलिजिबल होते हैं। मीडियम टर्म लोन है माइक्रो इरीगेशन, फार्म लैंड। एलिजिबल कौन होते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेशन लोन अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है, इसका पीरियड जो है 36 महीना से ज़्यादा होता है दोस्तों क्रेडिट पीरियड। यूनिट 37 में दोस्तों डायरेक्ट फाइनेंस की टाइप, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, इसके कौन कौन बेनिफिशियरी होते हैं। अब जैसे कैसे केसी को इलस्ट्रेट किया जा रहा है, कैसे केसी बनाया जाता है, सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन आवर ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर। सो ये बहुत लंबा प्रोसीड्यूर है दोस्तों, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है अपने वीडियो लेक्चर में। यदि आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं आप इसका डिटेल। तो ये केसीसी का दोस्तों कैसे केसीसी निकाला जाता है वो बताया जा रहा है। एक होता है फ्लैक्सी केसीसी, एक होता है केसीसी फॉर एनिमल, एक होता है हस्बेंड्री एंड फिशरी केसीसी। तो इन सभी डिफरेंट टाइप के केसीसी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है की पॉइंट, लोन के टाइप। लोन के टाइप में क्या होता है दोस्तों, लोन टाइप में हमारा आता है कि रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। केसीसी कार्ड इशू किया जाता है, स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड। इंटरेस्ट रेट आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करती है। मार्जिन ये 1.6 लाख तक के लोन के लिए कोई मार्जिन नहीं होती है। सिक्योरिटी दोस्तों हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप लोन फॉर 1.6 लाख। फिर कोलेटरल सिक्योरिटी है डिस्कशन ऑफ बैंक फॉर लिमिट अबव 1.6 लाख। इंश्योरेंस ऑप्शन एसेट इंश्योरेंस, पीएआईएस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब एलिजिबल हैं। फिर दोस्तों पीएम आशा, आप देखिए कोई स्कीम है, ये रिमनरेटिव प्राइस इसको इंश्योर करती है फार्मर के लिए। एलिजिबल होते हैं वो फार्मर जिनका क्रॉप जो है एमएसपी के नीचे है। कंपोनेंट पीएसएस, बीडीपीएस, पीएसएस होते हैं। रिस्क कवर होते हैं पीएसएस। और दोस्तों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पीएमएफबीवाई, क्रॉप इंश्योरेंस, ऑल फार्मर ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया। फिर दोस्तों बेसिक कवरेज क्या है, बेसिक कवरेज एंड एड ऑन कवरेज होता है। बेसिक कवरेज क्या है, एड ऑन कवरेज का ये बताया जा रहा है। एग्रीकल्चर टर्म लोन, लैंड डेवलपमेंट लोन, डेयरी फार्मिंग, सेरिकल्चर, इरीगेशन सिस्टम, इन सभी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। इसको देख लीजिए। यूनिट 38 में एनबीएफसीज क्या कौन होते हैं, कौन रेगुलेट करते हैं एनबीएफसी को, रेगुलेटरी। फिर रेसिडोरी एनबीएफसी क्या है, एडवांटेज क्या एनबीएफसी ओवर बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी एमएफआई कौन होते हैं। फिर दोस्तों बैंक बोरोइंग एज सोर्स ऑफ एनबीएफसी, इंपॉर्टेंट ऑफ एनबीएफसी बताया जा रहा है। एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या क्या है एनबीएफसी का, इनिजिबल एक्टिविटी क्या है इसको देख लीजिए एक बार। फिर दोस्तों एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है एनबीएफसी फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन। लार्ज एक्सपोजर नॉर्म क्या होता है। फिर दोस्तों कोलैबोरेटिव लैंडिंग गाइडलाइंस क्या है, पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट क्या है। ऑल दिस आस्पेक्ट वी हैव डिस्कस इन आवर लेक्चर। रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी एमएफआई, नेटवर्थ मीडियम नेटवर्थ ऑफ 15 करोड़। इंटरेस्ट रेट कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट रेट एक्सेडिंग द एवरेज बेस रेट ऑफ 5 लास्ट कमर्शियल बैंक बाय मोर देन 10%। प्रूडेंशियल नॉर्म, कैपिटल एडिक्वेसी मतलब टियर 1 और टियर 2 कैपिटल जो है एग्रीगेट रिस्क वेट एसेट का 15% से मेंटेन करेगी, से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 15% होना चाहिए। फिर दोस्तों प्रोविजनिंग जो है वो बताया जा रहा है कितना होना चाहिए। फिर सीआईसी का मेंबरशिप का के बारे में बताया जा रहा है। क्रेडिट का प्राइसिंग कैसे होगा, ब्रांच ऑथराइजेशन का पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग पॉइंट बताया जा रहा है। फिर रिवाइज नेटवर्क दोस्तों नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1 अक्टूबर 2002 से। 4 लेयर होते हैं, एनबीएफसी बीएल, एनबीएफसी एमएल, एनबीएफसी यूएल, एनबीएफसी टीएल। टॉप लेयर एनबीएफसी टीएल होते हैं। एनबीएफसी स्पेसिफिक एक्टिविटी कैरी आउट करती है वो बेस लेयर में रहेगी। फिर को लैंडिंग बाय बैंक एनबीएफसी, एसबीआर फ्रेमवर्क क्या होता है दोस्तों।
बैंक लोन टू NBFC फॉर ऑन लैंडिंग, मैक्सिमम एक्सपोजर टीयर 1 कैपिटल का 25%, मैक्सिमम एक्सपोजर टू गोल्ड लोन 7.5% ऑफ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। फिर दोस्तों गवर्नेंस क्या है, NBFC MFI शुड हैव ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, मल्टीपल लैंडिंग कैसे होता है, फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है दोस्तों, NBFC MFI में चैनलाइजिंग एजेंट क्या होता है स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम के लिए, को लैंडिंग मॉडल क्या होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यूनिट 39 में बताया जा रहा है कि MSME का मेन एम क्या है, MSME एक्ट 2006 में कैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम का क्लासिफिकेशन क्या है ये समझाया जा रहा है। फिर MSME का लिमिटेशन क्या है दोस्तों, लो कैपिटल बेस, कंसंट्रेशन ऑफ फंडिंग इन 1 or 2%, इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। फिर दोस्तों पॉलिसी मेजर क्या MSME का भारत में, इसके बारे में बताया जा रहा है। सिडबी जो है मेन फाइनेंशियल MSME का, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, LLPs 2008 फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन, MSME समाधान। देखिए अब इसमें CGS स्कीम बताया, CGS 1 स्कीम में दोस्तों कमर्शियल बैंक, RRBs, SFI, SFB आते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 50 लाख का होता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल लेंडर। फिर CS2 में NBFC आते हैं, इनका 200 लाख तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है। उसके बाद CSSD में MSME आते हैं, 2 करोड़ का इनका ये होता है। फिर PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए होता है, 10,000 तक का लोन है। फिर दोस्तों क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर CGS 1 कहते हैं, इसके अंदर फंड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है 200 लाख तक का। गारंटी कवर लिमिट 150 लाख तक का होता है। इंटरेस्ट रेट लिमिट 14% मैक्सिमम होता है। डिस्ट्रेस एसेट फंड सबऑर्डिनेट स्कीम, डेप्ट स्कीम दोस्तों। इसके बाद बताया जा रहा है हमारा PM स्वनिधि स्कीम, माइक्रो क्रेडिट फॉर स्ट्रीट वेंडर। फिर इंटरेस्ट सब्सिडी 7% होता है स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए। उसके बाद हमारा CGSCL होता है, यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को लैंडिंग। उसके बाद दोस्तों हमारा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, CGTMSE। इसमें दोस्तों क्रेडिट गारंटी 200 लाख तक का लोन के लिए मिलता है। एनुअल गारंटी फंड फी चार्ज होता है गारंटेड अमाउंट के लिए। फिर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इन फाइनेंसिंग MSME, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लस्टर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या गाइडलाइन है MSME के लैंडिंग का, ये बताया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है यूनिट 40 में आते हैं। यूनिट 40 में दोस्तों कि हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको शॉर्ट में NRLM कहते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या की फीचर है। फिर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, SHG एग्जिस्टेंस SHG का होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। क्राइटेरिया पंचसूत्र, फाइनेंशियल दोस्तों असिस्टेंट रिवॉल्विंग फंड देती है। कंपोनेंट है दोस्तों कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, CIF। फिर दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट फॉर SHG। एक प्रोजेक्ट का नाम है मिशन शक्ति, ये वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। फिर मैंने आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में बताया, ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडिविजुअल ऑफ अर्बन पुअर। फिर दोस्तों जो हमारा ये टारगेट ग्रुप है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, मिशन शक्ति के अंदर। और हमारा जो अर्बन ये दीनदयाल उपाध्याय अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो टारगेट ग्रुप है वो है अर्बन पुअर। और भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन होता है 6 लाख का 3 साल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वुमेन SHG एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रेडिट अप टू 3 लाख तक के क्रेडिट में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल एबव द एज ऑफ 10। फिर दोस्तों स्वावलंबन स्कीम, इंडिविजुअल और ग्रुप इन द नॉन फार्म सेक्टर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से लेकर 70 साल तक के इंडिविजुअल के लिए ये स्कीम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिस्क कवरेज मिलता है 1 से लेकर 2 लाख तक का, विच इज़ सब्जेक्टेड टू द एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज़। अटल पेंशन योजना, बैंक अकाउंट होल्डर बिटवीन 18 to 14 ईयर्स। मुद्रा योजना यानी माइक्रो स्मॉल इंटिटीज़ के लिए होता है, यहाँ पे शिशु यानी कि 50,000 तक का लोन, किशोर यानी कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक का लोन, तो ये मुद्रा योजना के अंदर आता है। फिर दोस्तों PMEGP, इसके अंदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आते हैं KVY डेवलपमेंट के लिए। क्रेडिट लिंक फॉर सब्सिडी प्रोग्राम है, KVICI नोडल एजेंसी, स्टेट KVIC डायरेक्टरेट। दोस्तों ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट हैव बीन डिस्कस्ड हियर। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं DNRLM, PMJDY, मुद्रा, ठीक है, सबको एक चार्ट में पूरा एकदम एक चार्ट के अंदर समझाया जा रहा है दोस्तों। इन सिंगल चार्ट PMEGP देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर प्रोजेक्ट माइक्रो एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग नॉट मोर देन 40%, सर्विस नॉट मोर देन 60%, ठीक है। PMEGP के लिए अंदर 18 मिनिमम एज 18 साल का होना चाहिए, कोई इनकम सीलिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कम से कम 8 स्टैंडर्ड एजुकेशन होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी होता है नए यूनिट के लिए ओनली न्यू वायबल माइक्रो एंटरप्राइज। फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है मार्जिन मनी सब्सिडी एंड सपोर्ट फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो यूनिट 41 की बात करें तो यहाँ पे SHG की क्या रिक्वायरमेंट है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पुअर फॉर सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू माइक्रो फाइनेंस। SHG जनरली 10 से 20 मेंबर के होते हैं, और मेंबर जो है BPL के नीचे के फैमिली के नहीं होने चाहिए। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम दोस्तों, SHG एक कॉर्पस बिल्ड करेगी थ्रू रेगुलर सेविंग कॉन्ट्रीब्यूटर मेंबर। ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है जैसे कलेक्टिव डेवलपमेंट, अपलिफ्टिंग लिविंग कंडीशन, क्रिएटिंग अ सेविंग हैबिट। जो BPL मेंबर हैं जो कि एलिजिबल है दोस्तों सब्सिडीज़ के लिए, और BPL फैमिली वो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में। SHG के पास ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। जो मेंबर होंगे वो सेम फैमिली से नहीं हो सकते, और पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन 1 ग्रुप।
ठीक है, एक ही पर्सन जो है एक से ज़्यादा ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। ग्रुप डिवाइड करेगी कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप को बाइंड करने के लिए। एसएचजी मेंटेन करेगा सिंपल बेसिक रिकॉर्ड। एसएचजी जो इंगेज है सेविंग हैबिट को प्रमोट करने में, वो एलिजिबल होता है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाने में। फिर दोस्तों एसएचजी को बैंक के साथ लिंक करना, ये आरबीआई ने एम्फसाइज किया। एसएचजी सैंक्शन में भी सैंक्शन सेविंग बैंक लोन बाय द बैंक। जो प्रेजेंस ऑफ डिफॉल्टर होता है एसएचजी में, वो शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग द एसएचजी पे डिफॉल्ट। कोई सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज लेवी नहीं किया जाएगा जो भी 25,000 तक का लोन है। फिर दोस्तों एसएचजी बैंक का जो मॉनिटरिंग होता है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मॉनिटरिंग जो है एसएलबीसी के द्वारा किया जाता है। सो दिस वाज आवर कंप्लीट रिवीजन ऑफ द मॉड्यूल बी। सो सिमिलरली वी हैव क्विक रिवीजन सेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। यदि आप उन सभी के रिवीजन क्विक रिवीजन सेशन चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक हो जाए, यानी तो मुझे व्हाट्सएप करके इस नंबर पे यू कैन गेट द रिमेनिंग PDF, रिमेनिंग वीडियोज़ एंड मॉक टेस्ट। थैंक यू।